ब्रिटिश आधिपत्य मतलब अंग्रेजों के आने के बाद में ऊंची लगान दरें लगने लगी थी। किसानों के ऊपर, राजा महाराजाओं के ऊपर खर्चों का बोझ बढ़ गया था। अब ये तो नहीं भी कि राजा खुद के घर से पैसा देगा, राजा कहेगा सामंत को भी कहे पैसा लेकर आ, सामंत वो सारा का सारा खर्च किसानों के ऊपर डाल देगा, तो किसानों के ऊपर बोझ आ जाएगा। लाग बाग है, ऊंचे ऊंचे कर थे, लाटा कूंता मैंने समझा दिया, सामंतों के अत्याचार थे, इनसे जनता परेशान हो गई थी। अब जो अपन पहला किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी तक शुरू होता है। सर ये बिजोलिया है कहां पर, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, यहां से नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हुआ करते थे। यह बात मैंने मेवाड़ के इतिहास में भी कई बार बताई है। उनमें एक ठिकाना हुआ करता था जिसका नाम था बिजोलिया। मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, उनमें एक ठिकाना हुआ करता था बिजोलिया। बिजोलिया कहां पर है सर, भीलवाड़ा में है। बिजोलिया को उपरमाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर उपरमाल का पठार है, हमने राजस्थान के भूगोल में पढ़ा भी है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक उपरमाल का पठार फैला हुआ है। खानवा का युद्ध हमने पढ़ लिया भी मेवाड़ के इतिहास में। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए जगनेर से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अशोक परमार, और महाराणा सांगा ने खुश होकर बिजोलिया का ठिकाना अशोक परमार को सौंप दिया था। ये आप बिजोलिया की फोटो देख सकते हो, बिजोलिया के किले की, जहां पर बिजोलिया का जागीरदार बैठा करता था, बिजोलिया का सामंत बैठा करता था। तो ये बिजोलिया फोर्ट की फोटो है, ये अपने महाराणा सांगा है। तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी जगनेर के अशोक परमार ने, और महाराणा सांगा ने खुश होकर बिजोलिया का ठिकाना किसको सौंप दिया था, अशोक परमार को सौंप दिया था। अब ये थोड़ी सी अपन नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं। ये लिखा है मैंने, बिजोलिया का प्राचीन नाम विद्यावली भी मिलता है। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। मेवाड़ में 16 ठिकाने थे भाई, ठीक है। और बिजोलिया कहां पर है, वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी जगनेर उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने। महाराणा सांगा खुश हुए, अशोक परमार को बिजोलिया दे दिया, बिजोलिया जिसे उपरमाल भी बोलते हैं। ये नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें हैं, कुछ पूछना है तो बताओ आराम से, फिर मैं आगे चलता हूं भी। महाराणा सांगा ने बिजोलिया ठिकाना किसको दे दिया, अशोक परमार को दे दिया। इसलिए हम कहते हैं कि बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है, अशोक परमार हैं। ये नॉर्मल सा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है, अशोक परमार हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बिजोलिया में किस वंश का शासन था, तो सिंपल सी बात, अभी अशोक परमार है, इसको बिजोलिया का ठिकाना मिला है, तो कौन सा वंश है सर, परमार वंश है। तो बिजोलिया में परमार वंश का शासन था। यहां पर धाकड़ जाति के किसान रहते हैं, धाकड़ एक जाति है, ठीक है। तो बिजोलिया के आसपास में कौन सी जाति के किसान रहते हैं, धाकड़ जाति के किसान रहते हैं। 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, छोटे मोटे करके यहां पर कितने कर लिए जाते थे, 84 प्रकार के कर लिए जाते। अब इतने ज्यादा कर लिए जाएंगे तो सीधी सी बात है कि किसान आंदोलन तो करेंगे क्या। तो बहुत शानदार ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, और आरपीएससी का तो ये मानो कि किसान आंदोलन में फेवरेट है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठा लेती है। 84 प्रकार के कर मैंने बता दिया, लाटा कौन था, खड़ी फसल पर अनुमानित वह फसल काटने के बाद में लिया जाने वाला कर, अनुमान लगाकर ये कर ले लेते थे। बेगारी कर, बिना मजदूरी के काम करवाना। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा होगा। ये चरण आपको देखो सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। पहला चरण 1897 से 1915 है, बिका एक किसान आंदोलन है, हमने इसको 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण में स्थानीय नेता इसका नेतृत्व करेंगे। 1897 से लेकर 1915 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण चलेगा, जिसमें जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें साधु सीताराम दास है, फतेहकरण चारण है, ब्रह्मदेव है, नाथूलाल है, प्रेमचंद जी भील है, नानजी ठाकरी पटेल है, रामजी लाल सुनार है। ये सारे के सारे वो व्यक्ति थे जो पहले चरण में है 1915 तक। फिर 1916 से लेकर 1922 तक चला था इसका दूसरा चरण, जिसमें विजय सिंह पथिक शामिल हो जाते हैं और नारायण पटेल। फिर आता तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक, उसमें माणिक्यलाल वर्मा, नारायण देवी वर्मा, रामनारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी, जमनालाल बजाज, रमा देवी, सारे के सारे शामिल होते हैं। बिल्कुल मैं कल इसकी पीडीएफ डला दूंगा अभी, तो आपका जेएन का पेपर हुआ था वो आराम से मैं कल डला दूंगा, ठीक है। साथ में आपको प्रमाण भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ब्रह्मास्त्र का प्रमाण दे दूंगा। आज मैंने टाइप करवा लिया, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, क्लास थी इसलिए मैं नहीं कर सका, तो कल करवा दूंगा मैं, ओके। एक भी पेपर तुम्हारा नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो। चलो भी आ जाओ।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये देखो सिंपल सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण कब से लेकर कब तक था, इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, ये जो मैंने बताए हैं ना, ये सीधे सीधे तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। बाकी इनका वैसे कोई नहीं, इनकी कोई ट्रिक बताओ, ये बताओ वो बताओ, अपन आराम से पूरे के पूरे आंदोलन को पढ़ेंगे। पहला चरण जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया था, कोई बाहरी लोग नहीं था। फिर सर विजय सिंह पथिक, हाँ बाहरी लोग थे इसमें दूसरे चरण में, और ये तभी जाकर आंदोलन अपने चरम के ऊपर जाता है दूसरे चरण में। फिर तीसरा चरण है, आराम से प्रत्येक चरण की अपन बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। तो शुरुआत करें। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, प्रथम चरण पढ़ेंगे 1897 से 1915 तक। यहां से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। अब बताओ, कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हो, फिर मैं चलूंगा भाई आगे। बिजोलिया किसान आंदोलन किस प्रकार से शुरू होगा उसकी अपन प्रारंभिक बातें करेंगे, क्योंकि अब हमें किसान आंदोलन को शुरू करना है। ये तो सबको पता है कि सर देखो बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लिए जाते छोटे मोटे करके, और किसान है वो करों से परेशान थे। लेकिन आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? इस आंदोलन की शुरुआत होती है गिरधारीपुरा गांव से। बिजोलिया के अंदर एक गांव है जिसका नाम है गिरधारीपुरा गांव, और गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है। गिरधारीपुरा गांव है, और उस गिरधारीपुरा गांव में किसान रहता था जिसका नाम था गंगाराम जी धाकड़। धाकड़ जाति के किसान रहते थे भी, सीधी सी बात है। गंगाराम धाकड़ जी के पिता की मृत्यु होगी। अब आज भी हालांकि परंपरा तो गलत है, लेकिन फिर भी गांव में अपने को परंपरा देखने को मिल जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बूढ़े आदमी की, तो हम क्या करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोसर बोलते हैं। तो मृत्यु भोज में, मोसर में समाज के आसपास के जितने भी गांव के लोग होते हैं सारे के सारे आते हैं। मृत्यु भोज तभी करते हैं जब बूढ़े आदमी की मृत्यु होती है। 12 दिन तक बैठक चलती रहती है, एक थाली होती है जिसमें बीड़ी सिगरेट के बंडल पड़े रहते हैं। रिश्तेदार और आसपास के गांव के लोग आते रहते हैं। लोग आते हैं, आते ही सबसे पहले राम राम करते हैं, फिर 1-2 मिनट चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हॉस्पिटल ले गया आगे गए। सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है कि ना, सुबह 4 बजे दर्द से उठो, गाड़ी लेने गया, जीता ही तो दादू जी चल बस्या। हम बूढ़े आदमी की मृत्यु का कोई दुख नहीं मनाते। जिसकी ज्यादा उम्र में मृत्यु होती है उसकी तो बेखुंटी और निकालते हैं। सर ये बेखुंटी क्या होती है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं कला संस्कृति में समझाऊंगा तुम्हें। इसी प्रकार से प्रत्येक चित्र लाकर समझाऊंगा, तब समझोगे बेखुंटी क्या होती है। मृत्यु भोज में यही है भाई, कहते हैं गांव वाले का, हमारा शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इस नश्वर शरीर के लिए ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए। हम 12वें दिन मृत्यु भोज में शामिल होकर क्या कहते हैं, मिठाई खाते हैं। जब गांव के लोग मृत्यु भोज में शामिल होते हैं तो शर्त लगाकर मिठाई हलवा पूरी खाते हैं कि कौन ज्यादा खाएगा, और खाना खाने के बाद में साइड में जाकर बोलते हो रहे हैं, ना रे लाडू बूंदिया तो डालडा घी का बनाया क्या, देसी घी काम में कौन लियो क्या। जब खाएंगे तब तो उनको डालडा घी लगेगा नहीं, और खाना खाने के बाद में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। फिर खाना खाने के बाद में 5-7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बात करेंगे सरपंची की, यार अब की बार गांव में सरपंच किसको बनाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें चल रही थी गिरधारीपुरा गांव में। गंगाराम धाकड़ किसान था, इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो किसान इकट्ठे होकर सारी की सारी इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। पहले तो मिठाई विठाई वाली बातें की, फिर सरपंची की बातें करने लगे। फिर बोले यार बिजोलिया का जागीरदार कर ज्यादा ले रहा है क्या। इधर उधर की बातें कर रहे थे तो राजनीति की बातें आ गई। बोला हाँ यार कर तो ज्यादा ले रहा है, 84 प्रकार के कर ले रहा है। इन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था साधु सीताराम दास। ये भी आए हुए थे, बिजोलिया के थे ये लाइब्रेरियन थे। लाइब्रेरियन समझते हो, पुस्तकालय अध्यक्ष। ये लाइब्रेरियन की नौकरी कर रहे थे। साधु सीताराम दास नौकरी लगे हुए थे, और हमारे समाज में नौकरी लगे हुए बंदे की इज्जत थोड़ी ज्यादा ही होती है, उसकी बातें सब सुन भी लेते हैं। जैसे आज आप बेरोजगार हो, अगर किसी को समझाने जाओगे ना तो सब बोलेंगे तो आप कौन होते हो भी हमको समझाने वाले, बीच में बोलने वाले। आज आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मान लो कल तुम पुलिस में नौकरी लग गए, कांस्टेबल ही बन गए, तुम्हें 2 से 3 गांव का बीट अधिकारी बना दिया जाएगा। 2-3 गांव के जो लोग होंगे वो आपकी बात को सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। कोई भी काम होगा तो आपके पास आएंगे कि ये हमारे कौन है, बीट अधिकारी हैं। उस गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना तो सबसे पहले रिपोर्ट आपके पास में आएगी, कभी आप इनको समझाओ क्या। तो सारा का सारा जो भी उनका कोई चरित्र सत्यापन करना हो, जो भी 2-3 गांवों का काम देखना वो आप पे देखना है, और उसी गांव के लोग आपकी बात मानेंगे, इज्जत करेंगे। फर्क किसका है, केवल नौकरी का ही है। इसी तरह साधु सीताराम दास नौकरी वाले थे। सरपंच जी की बातें चल रही थी तो ये पास में जाकर बोले कि भाई क्या बातें कर रहे हो गए। बोले जागीरदार की बातें कर रहे हैं, 84 प्रकार के टैक्स ले रहा है, किसान सारे के सारे परेशान हैं।
तो ये थोड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बोले शिकायत कर दोगे। बिजोलिया जागीरदार था कृष्ण सिंह परमार, इसकी शिकायत किसको करोगे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी, तो इनके पास में शिकायत कर दो भाई। जागीरदार के ऊपर राजा होता है भाई, जैसे मेवाड़ में 16 ठिकाने हैं, 16 ठिकानों में जागीरदार बैठता है, तो इन 16 ठिकानों के ऊपर कौन है? सीधी सी बात है, मेवाड़ का राजा है। तो आप मेवाड़ की महाराणा के पास में शिकायत करो। मेवाड़ के महाराणा कहां बैठते हैं? उदयपुर में बैठते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएगा कौन शिकायत करने के लिए? दो व्यक्तियों को तैयार किया गया, जिनके नाम रखे नानजी और ठाकरी पटेल। दो व्यक्ति तैयार किए भाई कि ये दो व्यक्ति जाएंगे। ये दोनों के दोनों जाएंगे मेवाड़ के महाराणा के पास में और जाकर क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करेंगे? कि बिजोलिया का जागीरदार कृष्ण सिंह परमार हमसे ज्यादा पैसा लेता है, ज्यादा टैक्स लेता है। ठीक है भाई, दोनों के दोनों महाराणा फतेह सिंह के पास में जाते हैं और बिजोलिया जागीरदार की शिकायत कर देते हैं। महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि चलो ठीक है, मैं शिकायत की जांच करवाता हूं, लेकिन इस जांच का बिजोलिया जागीरदार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अभी सीधी सी बात है, आज तुम कह दोगे कि हमें तो प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो कोई इतना आसान काम तो था नहीं कि तुम जाते ही उनसे मिल लोगे। क्या उसी प्रकार से मेवाड़ के महाराणा के पास में मिलना बड़ा दुर्लभ काम था, आप मिल ही नहीं सकते। इन्होंने अपनी शिकायत लिखकर वापिस आ गए, कोई असर नहीं हुआ। ये थोड़ी सी बातें अपन लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है। गिरधारीपुरा गांव से गंगाराम दाकड़ के पिता की मृत्यु का जो मोसर है वो चल रहा था, जिसमें किसान इकट्ठे हो रखे थे, और साधु सीताराम दास के कहने पर दो व्यक्तियों को तैयार किया गया। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ठीक है, क्लास से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी आराम से और कॉपी पेस्ट मत करो भाई। चलो फिर आगे। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक नेतृत्व किया था स्थानीय लोगों ने। ठीक है, लोकली लोग थे, बाहरी लोग इसमें कोई नहीं था। 1897 में गिरधारीपुरा गांव है, गंगाराम दाकड़ है, इसके पिता की मृत्यु पर मृत्यु भोज का प्रोग्राम था, जिसे अपन मोसर भी बोलते हैं। तो किसान सारे के सारे इकट्ठे हो रखे थे। साधु सीताराम दास, जिनका जन्म बिजोलिया में हुआ था 1884 में, इन्होंने कहा कि देखो हम बिजोलिया जागीरदार कृष्ण सिंह परमार की क्या करेंगे? शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करेंगे। अब देखो ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई सर? 1897 में किसान आंदोलन शुरू होता है, इनका जन्म 1884 में, लेकिन किताबें 1884 लिख रखी हैं। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और प्रमाणिक किताबों के अंदर है, किसी में 1880 भी देखने को मिल सकता है। अब लेकिन इसके ऊपर मैं और भी करूंगा, लेकिन लगभग जो प्रमाणिक किताबें देखिए ना, उनके अंदर जन्म 1884 ही है। हालांकि तुमसे नहीं पूछेगा कि साधु सीताराम दास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अब इसमें दे रखा है तो किताबों में दे रखा है, और ये भी नहीं कभी प्रमाणिक किताबों में। और फिर कहते हैं कि 1897 में प्रोग्राम था, और उसके अंदर इस किसान सम्मेलन में बात कह रहे थे भी, उसके अंदर कह रहे थे कि आप शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करोगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसके ऊपर मैं और देखूंगा, बाकी यही अपने को लगभग डैड देखने को मिलती है। चलो आ जाओ, बाकी ज्यादा मत ध्यान रखना, केवल इतना ध्यान रखना कि साधु सीताराम दास जी का जन्म बिजोलिया में हुआ था। बाकी देखो पुराने आदमी के सन कोई वो तो है नहीं कि सब लिखते थे, वो केवल किताबों में सबके अलग अलग देखने को मिलती है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि हम बिजोलिया जागीरदार कृष्ण सिंह परमार की शिकायत किसके साथ में करेंगे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के साथ में करेंगे भाई, इनकी शिकायत करेंगे। ये मैंने बात तुम्हें बता दी है। दो व्यक्तियों को तैयार किया गया, जिनका नाम था नानजी और ठाकरी पटेल। इनको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा गया, लेकिन इस शिकायत का कोई भी परिणाम हमें देखने को नहीं मिला। ये बातें हमने सारी की सारी समझ भी ली हैं और आराम से पढ़ भी ली हैं अभी। हाँ, और बताओ, कुछ पूछना है? फिर मैं आगे चलता हूं। बिजोलिया का जागीरदार था कृष्ण सिंह परमार। कृष्ण सिंह परमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जागीरदार के हौसले बुलंद हो गए। जागीरदार ने कहा, अच्छा बिजोलिया वाले मेरी शिकायत करने के लिए मेवाड़ के महाराणा के पास में गए थे, लेकिन ये तो भला हो, मेवाड़ के महाराणा ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्या? तो कृष्ण सिंह परमार के हौसले बुलंद हुए, और उसने 1903 में बिजोलिया के किसानों के ऊपर एक नया कर लगा दिया, जिसका नाम था चौरी कर। एक नया कर लगाया भाई, और इस कर का नाम क्या रखा? बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह परमार ने इस कर का नाम रखा चौरी कर। ये बताओ कि चौरी समझते हो क्या? अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम आराम से समझते होगे, अगर कुंवारा हो तो देखो कई कैस का क्या। शादी के समय हम जिसके चारों ओर फेरे लेते हैं वो क्या होती है? चौरी होती है। मेघराज मुकुल की चौरी नाम से बहुत शानदार कविता है। जब चौरी के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं,
उस समय की जो भावना है वो कविता के माध्यम से बताई गई है, राजस्थानी भाषा में है। आपको सुनाता हूं, अगर पसंद आ जाए तो ठीक है, बाकी तुम्हें कोई याद तो करनी नहीं है। चंवरी नाम से बड़ी शानदार 2-4 लाइनें हैं कि जब यानी कि दूल्हा दुल्हन चंवरी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके फेरे हो रहे हैं, उस समय की कविता है कि मन में आसारी जोत जगी, नैना में रूप कंवारो हो, हिवड़े में सुपनो मुड़के हो, सुपने में प्रीतम प्यारो हो, सुध बुध खो बैठी रातड़ली तारा ने, नींद न आवे ही, जद चांद बादली में रम गयो तो प्रीत मगन मन गावे ही, तन सु मन सु बचना सु जद दो प्राण एक होण लाग्या, अग्निरी जोत जगी ऊंची, दो मन मोती पौन लाग्या, आधे अंगरी धिराणी जद ले लियो प्रथम पावन फेरो, तो मन में बोली परिणीता अब साधन तू हो गयो मेरो। आद्य अंगरी धीराणी जद ले लियो प्रथम पावन फेरो, आद्य अंगरी धीराणी किसको बोलते हैं? आद्य अंगरी धीराणी पत्नी को बोलते हैं। ले लियो प्रथम पावन फेरो, जब यानी कि उसने चंवरी के चारों पहला फेरा ले लिया, तो मन में बोली परिणीता, तो मन में पत्नी बोलती है अब साजन तू हो गयो मेरो। जद दूजो फेरो लियो नार, आभो धरणी मिल गया सागे, जद तीजो फेरो लियो नार, तो अमर प्रीत आई आ गए, दो पल में दुनिया बस जाती, दो पल में जग जाती बाती, दो पल में बिना लिख पाती, मन के चानने पड़ी जाती। ये थोड़ी सी कविता है राजस्थानी भाषा में। तो चंवरी क्या है? दो पवित्र आत्माओं को जोड़ने का काम करता है, और उसी चंवरी के नाम पर बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने एक कर लगा दिया जिसका नाम रखा चंवरी कर। अगर किसान अपनी लड़की की शादी करेगा तो उसे 5 रुपए कर देना पड़ेगा। कितने रुपए कर देना पड़ेगा? अगर शादी करेगा तो 5 रुपए कर देना पड़ेगा। सर 5 रुपया तो छोटा सा ही तो आज के समय तुम्हें 5 रुपए छोटे लग रहे हैं। अगर तुम बात करोगे 1903 की, तो यही 5 रुपए की कीमत 5 लाख से भी कम है भाई। उस समय के 5 रुपए सोच सकते हो तुम, 5 रुपए किसको कहते थे? तो 5 रुपए तो बहुत बड़ी बात होती थी, 5 लाख भी इसके सामने छोटे लगेंगे क्या? किसानों ने कहा कि यार लड़की की शादी पर कर किस प्रकार से लिया जा सकता है। आज भी अगर गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो हमें शादी में नहीं बुलाया जाता, फिर भी बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि लड़की की शादी में कन्यादान जरूर भेजना है, और हम भेजते हैं कि यार कम से कम मेरा कन्यादान तो लिखा होगा। पहले के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की की शादी में जाता और हमसे उसे पूछ लेते कभी कहां जा रहे हो गए, वो कहता गया लड़की की शादी में जा रहा हूं, तो हम उसको कहते कि हमारा भी कन्यादान लिखा के आना। हम 100 रुपये निकाल कर कहते कि ले भी शादी में जा रहा लड़की की शादी में, तो हमारा भी 100 रुपये कन्यादान लिखा देना। जहां पर शादी है हम उस घर को नहीं जानते, हमारा बुलावा भी नहीं आया, लेकिन हम लड़की की शादी में हमारी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। आज भी जैसे गांव में अगर दो पड़ोसियों के बीच में बोलचाल बंद है ना, कोई बात नहीं होती रहती है, बोलचाल बंद है, और किसी के घर में अगर लड़की की शादी है तो कन्यादान जरूर दिया जाता है। लड़ाई आपस में पड़ोसियों की है, बोलचाल बंद है तो रहने दो, लेकिन लड़की की शादी में कन्यादान जरूर पहुंचाना है, चाहे बुलावा आए चाहे नहीं आए। और ये बिजोलिया के जागीरदार हैं जो कह रहे हैं अगर लड़की की शादी करोगे तो मुझे 5 रुपए कर देना पड़ेगा। जागीरदार ने उल्टा सिस्टम शुरू कर दिया। किसानों ने कहा हम बिजोलिया में रहेंगे नहीं, क्या हम यहाँ पर खेती नहीं करेंगे। यार इस प्रकार से कोई लड़की की शादी पर कर कैसे ले सकता है? बिजोलिया के जो किसान थे वो बिजोलिया को छोड़कर जाने लगे, ले लेना कर किससे लेगा क्या? जागीरदार कृष्ण सिंह को लगा यार जब किसान ही नहीं रहेंगे तो मैं कर किससे लूंगा, क्या टैक्स किससे लूंगा? फिर जागीरदार होने का मतलब ही क्या है? जैसे मैं कह दूंगा देखो मैं इस गांव का सरपंच हूं, लेकिन उस गांव में जनता ही नहीं है तो मैं किसके ऊपर सरपंच हूं भाई? किसानों के विरोध को देखते हुए जागीरदार ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा चौरी कर हटा देता हूं, लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि बिजोलिया ठिकाने में कृष्ण सिंह परमार के द्वारा 1903 में क्या लगाया गया था? चौरी कर लगाया गया था। समझ जाओगे? ठीक है, ओके भाई चलो सर आगे। यही मैंने लिखे 1903 में जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने नया कर लगाया था जिसका नाम था चौरी कर, मतलब लड़की की शादी है तो आपको 5 रुपए कर देना पड़ेगा। अब आगे वाली बात समझते हैं। 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये जो जागीरदार था कृष्ण सिंह परमार, इसकी 1906 में मृत्यु हो जाती है, और इनकी जब मृत्यु हुई तो इनकी कोई भी संतान नहीं थी। मतलब अब अगला जागीरदार किसको बनाए? जागीरदार या राजा की जब भी निसंतान मृत्यु होती तो लड़के को गोद लेकर नया उत्तराधिकारी बनाया जाता था। बिजोलिया ठिकाना अशोक परमार को दिया गया था जो उत्तर प्रदेश का था, इसलिए अब की बार भी उत्तर प्रदेश से एक बंदे को गोद लिया जाता है जिसका नाम है पृथ्वी सिंह। इस लड़के को उत्तर प्रदेश से गोद लाकर फिर अपने बिजोलिया का जागीरदार बनाया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा वंश वहीं से आया था। अशोक परमार उत्तर प्रदेश से आया था, जगनेर का। हमारे राजस्थान में रिवाज था कि जो भी नया सामंत बनेगा वो राजा को टैक्स देगा। इस टैक्स को बोलते थे तलवार बंधाई, तलवार बांधना, या अपने इसको बोलते उत्तराधिकारी कर।
जैसे मान लो कि कोई भी नया उत्तराधिकारी बनेगा तो उसके कमर पर तलवार बांधी जाती थी और इस बात का राजा को टैक्स दिया जाता था। मतलब आप यानी कि बिजोलिया के अब उत्तराधिकारी हो, तो इसे क्या बोलते थे, उत्तराधिकारी कर बोलते हैं या तलवार बंधाई कर बोलते हैं। यह जो टैक्स होगा वो बिजोलिया का सामंत मेवाड़ के महाराणा को देगा। मतलब जनता का इस टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1906 में जब पृथ्वी सिंह जागीरदार बना तो इसने जागीरदार बनते ही कहा ये जो तलवार बंधाई वाला कर है ना ये बिजोलिया की जनता देगी। जनता ने कहा कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, तलवार आपने बंधाई है तो टैक्स भी आप ही दोगे राजा को। गए लेकिन पृथ्वी सिंह नहीं माना और उसने ये कर किसके ऊपर लगा दिया, जनता के ऊपर लगा दिया। इस प्रकार से कुल छोटे मोटे 84 प्रकार के कर है वो बिजोलिया की जनता से लिए जाते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है, पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया जाता है जिसने तलवार बंधाई उत्तराधिकारी कर लगाया। ये कर ताजपोशी होने पर जनता से वसूला जाता था। मतलब अगला उत्तराधिकारी बन रहा है, ताज पहन रहा है, तो यह कर लिया जाता था। चलो फिर आगे में, ठीक है। और क्या है अब बताओ, कुछ पूछना है क्या? जय जोहार सर जी, गुड इवनिंग भी, राम राम सारा ने। 1914 के अंदर राव पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। 1914 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है और इनका पुत्र था केसरी सिंह। केसरी सिंह छोटी उम्र का ही था, मतलब अल्पवयस्क था। तो बिजोलिया का जो प्रशासन है ना वो मेवाड़ के महाराणा ने खुद के नियंत्रण में ले लिया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान अध्ययन में थोड़ा सा दिया हुआ ये। ओके, आगे मैंने लिखा है 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र था केसरी सिंह, ये अल्पवयस्क था, मतलब छोटी उम्र का था। तो बिजोलिया का जो भी प्रशासन था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब मेवाड़ के महाराणा के पास में चला गया था, उनके नियंत्रण में चला गया था। पृथ्वी सिंह की मृत्यु 1914 में होगी। अब बिजोलिया कौन चलाई? तो थोड़े दिन के लिए जो बिजोलिया का प्रशासन था वो मेवाड़ के महाराणा ने खुद के नियंत्रण में ले लिया था, जिसको बोलते थे कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अब अपन बात करते हैं दूसरे चरण की भी। यहां तक बिजोलिया किसान आंदोलन इतने स्तर के ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहां पर स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया था। छोटे मोटे कर लगा थे तो किसानों ने विरोध कर दिया था, जैसे चंवरी कर लगाया था, फिर तलवार बंधाई कर लगाया था। यहां पर केवल स्थानीय लोग ही घूम रहे थे आपस में। अब आता द्वितीय चरण 1916 से लेकर 1922 तक। दूसरे चरण में एक दबंग बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था विजय सिंह पथिक। इनके बारे में हम क्रांतिकारियों में और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। ये कहां के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे भाई, और अंग्रेजों के विद्रोही थे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ा, अजमेर के टाटगढ़ दुर्ग में ले जाकर बंद कर दिया। अंग्रेजों के विद्रोही थे इसलिए पकड़कर बंद कर दिया। ये जेल से भागकर चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में आकर रहने लगे। जेल में इनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, हुलिया थोड़ा सा चेंज हो गया था। भूप सिंह गुर्जर से खुद का नाम क्या कर लिया? विजय सिंह पथिक कर लिया, और आराम से वहीं पर चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में रहने लगे। 1914 में विजय सिंह पथिक हरिभाई किंकर के साथ में मिलकर एक सभा की स्थापना करते हैं जिसका नाम है विद्या प्रचारिणी सभा, और खुद अध्यापक बन जाते हैं मेरी तरह। मतलब अब ये बच्चों को पढ़ाने वाला काम करने लगे। क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों ने पकड़ा, टाटगढ़ दुर्ग में बंद किया, भाई साहब जेल तोड़कर भाग गए, ओछड़ी गांव में आकर रहने लगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, नाम चेंज कर लिया, अब अध्यापक बन गए, मतलब पढ़ाने का काम करने लगे। ये बात पता चली बिजोलिया के साधु सीताराम दास को। इनको पता चला कि विजय सिंह पथिक आजकल ओछड़ी गांव में स्कूल चला रहे हैं। तो ये इनके पास में गए साधु सीताराम दास से और जाकर बोला गया, मां साहब बेस ना बदला, भस्म लगाया। मतलब भस्म लगाने से शरीर का बेस नहीं बदलता। आपने दाढ़ी बढ़ा ली, नाम बदल लिया, पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन असली काम तो आपका क्रांतिकारी वाला ही है। आप तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाओगे। पथिक जी बोले, यार कहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां, अंग्रेज काम करने नहीं देते, कौन सा काम करूं अब? क्या बोले, हमारी बिजोलिया में किसानों का नेतृत्व करो ताकि किसानों को सही दिशा मिल सकेगा। इस तरह साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं और इन्होंने किसानों में जागृति लाने के लिए मित्र मंडल की स्थापना की थी ताकि किसानों में जागृति आई, किसान एक मित्र की तरह रहे। तो अब यानी कि दूसरे चरण में एक दबंग बंदे की एंट्री हो रही है जिसका नाम क्या है? विजय सिंह पथिक है भाई। ये विद्या प्रचारिणी सभा आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो 1914 में हरिभाई किंकर के साथ में मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में है वहां पर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा के 1916 में चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। सारी की सारी बातें मैंने बता दी। साधु सीताराम दास के कहने पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं।
1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ये साधु सीताराम दास ने की थी। और बिजोलिया के किसानों के जन जागृति के लिए इन्होंने मित्र मंडल की स्थापना की थी भी, ठीक है। ये थोड़ी सी साधु सीताराम दास ने स्थापना की, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सीधे से हैं भाई। ओके सर, अब बात कर लेते हैं विजय सिंह पथिक के उपरमाल पंच बोर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। विजय सिंह देखो बड़ा नेता था, बड़ा क्रांतिकारी था। पथिक को पता था कि अगर बिजोलिया के किसानों को संगठित करना है तो हमें कोई ना कोई संगठन बनाना पड़ेगा, तभी आंदोलन सफल होगा। क्या आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों की एकता बड़ी जरूरी है, सभी किसानों को एक करना होगा ताकि वे जागीरदार को टैक्स ना दें। तो किसानों को एक करने के लिए कौन सा संगठन बनाए? विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के उपरमाल क्षेत्र के नाम पर ही एक संगठन बना दिया। बिजोलिया को क्या कहते हैं? उपरमाल कहते हैं। और इन्होंने किसानों का संगठन बनाया जिसमें कुल इन्होंने 5 पंच रखे और उसका नाम रखा उपरमाल पंच बोर्ड। इसका एक अध्यक्ष भी होगा जिसे सरपंच बोलेंगे भाई। और इसका जो अध्यक्ष है सरपंच, वो किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को बनाया गया था। स्थापना कब की भी? हरियाली अमावस्या के दिन की। सावन का महीना है, हरा भरा रहता है, तो सावन की अमावस्या को अपन क्या बनाते हैं? हरियाली अमावस्या बनाते हैं। तो हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना भी, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उपरमाल पंच बोर्ड जिसे किसान पंचायत भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1917 के अंदर की गई थी। स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, बैरीसाल गांव में की थी। कब की थी सर? हरियाली अमावस्या के दिन की थी। बैरीसाल गांव है, ध्यान रखना। हरियाली अमावस्या ध्यान रखना। स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। बिजोलिया के क्षेत्र को ही उपरमाल का क्षेत्र बोला जाता है, ये उपरमाल रहा भाई। यहां पर विजय सिंह पथिक के द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें 5 पंच बनाए गए। तो 5 पंचों का कोई न कोई अध्यक्ष होगा, सरपंच होगा। उसका सरपंच बनाया गया था मन्ना पटेल को। उद्देश्य क्या था? किसानों को एक करना, ताकि किसान बिजोलिया के जागीरदार को कर नहीं दे, टैक्स नहीं दे भाई, इसलिए इनको एक करना था। समझ में आई थोड़ी सी बातें? कुछ पूछना है? कोर्स लेने का क्या मतलब? आप यूट्यूब पर बैठा रहे, तुम भी पढ़ लो यार, क्या फर्क पड़ता है? हैं? कोई बात नहीं समझ में आ रही तो बताओ तुम आराम से। ओके, चलो फिर आगे मैं। तो जब विजय सिंह पथिक ने इस प्रकार से किसानों का संगठन बनाना शुरू कर दिया ना, तो मेवाड़ सरकार ने कहा कि हम एक आयोग बना रहे हैं। आयोग क्या करेगा? किसानों की शिकायतों की सुनवाई करेगा। मेवाड़ सरकार थोड़ी सी जागी, उनको पता चला कि पथिक जी आ चुके हैं, बड़े नेता हैं, किसानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम एक आयोग बना देते हैं। और आयोग के अंदर किसानों की जो भी समस्या होगी वो हमारे पास में लेकर आ जाएंगे और हम उनकी समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। जो भी उनके कर हैं, टैक्स, उनको हम क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया, जो बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए बिजोली आया। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब किया गया था? 1919 के अंदर किया गया था। मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। ये थे मांडलगढ़ के हाकिम। इसमें ठाकुर अमर सिंह थे बिजोलिया के, और अफजल अली थे, ये न्यायाधीश वाला काम करते थे। मतलब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कुल 3 सदस्य आते हैं, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, मांडलगढ़ के हाकिम थे, ठाकुर अमर सिंह थे, बिजोलिया के थे, और अफजल अली थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य कौन है? इसके अध्यक्ष थे भाई, इसलिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। ठाकुर अमर सिंह थे बिजोलिया के, और अफजल अली थे न्यायाधीश। कुल 3 सदस्य आते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में। इस आयोग को किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए बिजोलिया भेजा गया। मेवाड़ सरकार ने कहा कि आप जाइए बिजोलिया में और किसानों की जो भी समस्या उनका समाधान करिए, ठीक है। आयोग बिजोलिया में आता है और किसानों को कहता है कि बताओ भी तुम्हारी क्या क्या समस्या है। किसानों ने कहा कि देखो, जो जागीरदार है वो हमसे बहुत ज्यादा कर ले रहा है, हमें परेशान कर रखा है, तो हमारे कर है वो कम करने चाहिए क्या। आयोग ने कहा यार बात तो आपकी सही है क्या। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने यह बात जाकर मेवाड़ सरकार को कही कि वास्तव में बिजोलिया के जो किसान है वो परेशान है, तो आप उनके करों को कम कर दीजिए। लेकिन मेवाड़ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेवाड़ सरकार ने कहा हम दूसरा जांच आयोग भेजेंगे। दूसरा जांच आयोग जाएगा, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। तो 1921 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने दूसरे जांच आयोग का गठन कर दिया, जिसमें इन्होंने मेहता तखत सिंह को रखा, रमाकांत मालवीय ठाकुर को रखा और राज सिंह बेदला को नियुक्त किया। तो आयोग बिजोलिया किसानों की शिकायतों हेतु आ चुके थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट मेवाड़ महाराणा को दी। बिजोलिया के किसान सही आंदोलन कर रहे हैं, उनके करों को कम करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें देख लो भी।
तो आते हैं किसानों की शिकायतों को सही बताते हैं, लेकिन आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, हमने देख लिया। 1921 में महाराणा फतेह सिंह दूसरा जांच आयोग भेज देते हैं, वही वापस 3 सदस्य, इसमें मेहता तखत सिंह, रमाकांत मालवीय और ठाकुर राज सिंह बेदला को नियुक्त किया गया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पथिक को पता चला यार के आयोग भी आ चुके हैं, किसानों की समस्या भी मेवाड़ सरकार तक पहुंच चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय सिंह पथिक ने कहा कि अब मैं आंदोलन की खबरें प्रकाशित करने के लिए अखबारों का सहारा लेना शुरू करूंगा, क्योंकि पहले व्हाट्सएप तो होता नहीं था कि मैसेज को सबके पास में भेज दिया जाए। पहले खबरों को प्रकाशित करने का साधन अखबार ही होते थे, भी न्यूज़पेपर ही होते थे। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें अखबारों से निकालना शुरू कर दी। कानपुर से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था प्रताप, यह आपके सामने है। एक कानपुर से अखबार निकलता था जिसका नाम था प्रताप। कौन निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, जो उत्तर प्रदेश के थे। इसमें क्रांतिकारी बातें रखी जाती थी। प्रताप था, कानपुर से निकलने वाला अखबार था। विजय सिंह पथिक ने इस अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित कराई। विजय सिंह पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी के पास में गए और कहा कि आप भी यूपी के, मैं भी यूपी का, आप मेवाड़ के महाराणा प्रताप के नाम पर अखबार निकाल रहे हो, प्रताप तो कम से कम मेवाड़ के लिए कुछ कर दोगे? बोला क्या करूं क्या? बोला हमारा एक आंदोलन चल रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन, और वहां पर जो किसान है वो करों से, टैक्स से परेशान है, तो आप उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबरें इसमें प्रकाशित कर दोगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने विजय सिंह पथिक के कहने पर प्रताप नामक अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ये लिख रखा है मैंने। विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से संबंधित खबरें कानपुर से निकलने वाले अखबार प्रताप, जिसका संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी था, इसमें छपाई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहां पर हुआ था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, थोड़ा सा ध्यान रखना भी। ओके भाई, ये राजस्थान के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे। इसके अलावा प्रयाग से अभ्युदय अखबार निकलता था, कलकत्ता का भारत मित्र अखबार निकलता था, ये आप देख लो, भारत मित्र अखबार है कलकत्ता का। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मराठा समाचार पत्र निकलता था, ये आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मराठा समाचार पत्र रहा। इन समाचार पत्रों के अंदर भी बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों का नियमित रूप से प्रकाशन हुआ था। इन्होंने भी बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को छापा था भी, ये भी थोड़े से ध्यान रखना। ओके, ये भी आपके आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलो आगे, ठीक है। विजय सिंह पथिक फिर जानते थे कि अगर बिजोलिया किसान आंदोलन को हमें और सफल बनाना है तो इसका प्रचार हमें बड़े स्तर के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सारा का सारा संघर्ष है वो कौन कर रहा है? विजय सिंह पथिक कर रहा है। पहले तो अखबारों के अंदर खबर छापी गई किसान आंदोलन की, उसके बाद में बोले यार का इसको और भी बड़े स्तर पर लेकर जाते हैं। बड़ा स्तर कैसे? राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेकर जाएंगे, पूरे भारत में इसकी बात फैलाएंगे। भारत में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कांग्रेस। विजय सिंह पथिक को लगा कि कांग्रेस से हमें सपोर्ट लेना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी हमारा सपोर्ट कर देगी तो हमारी बात बन जाएगी। क्या? कांग्रेस का हर 12 महीने में एक अधिवेशन होता था। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हो रहा था भाई, ये उस समय क्या फोटो भी देख लो, ये 1919 के अंदर कांग्रेस का अमृतसर में क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था। विजय सिंह पथिक को पता चल गया अब की बार जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहां पर है? अमृतसर के अंदर है। विजय सिंह पथिक इस अधिवेशन में जाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं और तिलक जी को कहते हैं कि आप हमारी सहायता करो, क्या कम से कम कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में हमारा प्रस्ताव ही रख दो, क्या अगर पार्टी साथ देती है तो हम सफल हो जाएंगे। क्या? तिलक जी ने कहा ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव तो रख दूंगा, लेकिन प्रस्ताव पास होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। भाई सारे कैंडिडेट इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। तो 1919 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखा गया। तिलक ने प्रस्ताव रखा कि देखो राजस्थान के बिजोलिया में एक किसान आंदोलन चल रहा है और विजय सिंह जी पथिक हमसे सहायता लेने के लिए आए हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं इस प्रस्ताव को रखता हूं, हमें बताओ कि बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तभी महात्मा गांधी खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, राजाओं के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी नहीं है। हम राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ रहेगा। हमारा मकसद है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। राजा तो भारत की हैं, इसलिए हमारा इनके साथ में कोई विरोध नहीं है। तो इस तरह दिसंबर 1919 में अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है भाई, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में प्रस्ताव रखा था भाई कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। अगले साल 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था नागपुर में, लेकिन इस अधिवेशन से पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है।
पथिक जी को पता चला यार अब की बार अपना सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि बापू ने तो पिछली बार ही मना कर दिया था, नहीं हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे क्या। तो तिलक जी तो है नहीं, तो किसको लेकर चले। तो विजय सिंह पथिक थोड़े से तेज आदमी थे, ये बिजोलिया से 2-3 किसानों को साथ में लेकर गए और इन्होंने कहा विजय सिंह पथिक ने कि अपने को बापू महात्मा गांधी के पैर पकड़ कर रखने हैं क्या। जब तक बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में वो हाँ नहीं कर देना तब तक उनके पैर नहीं छोड़ने हैं क्या, अपने को पैर पकड़ के रखने हैं। किसानों ने जाकर महात्मा गांधी को सारी की सारी बात समझाई, उनके पैर पकड़ लिए, आपका समर्थन बहुत जरूरी है। तब जाकर बापू थोड़ा सा पिंगलते और कहते हैं कि ठीक है 1920 के नागपुर अधिवेशन में मैं बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन देता हूं, और ये बात एग्जाम में आ गई। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन किस अधिवेशन में दिया था, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रस्ताव गिर गया था। 1920 में महात्मा गांधी नागपुर अधिवेशन में हाँ भरते हैं कि चलो भाई मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं समर्थन देता हूं, मैं खुद नहीं जाऊंगा लेकिन मेरा कोई ना कोई सचिव भेजूंगा, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता भाई। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए महात्मा गांधी से बंबई के अंदर जाकर मुलाकात की थी। अभी एग्जाम में सवाल आया था, आरपीएससी ने पूछा था कौन सा कथन सही है नहीं है, उसमें सवाल आया था कि विजय सिंह पथिक ने महात्मा गांधी से कहां पर मुलाकात की थी, उसमें ऑप्शन दे रखा था वर्धा, वर्धा में जाकर मुलाकात की थी। नहीं भाई साहब, वर्धा में मुलाकात नहीं की थी, महात्मा गांधी से जाकर मुलाकात करते हैं बंबई में, और महात्मा गांधी जी कहते हैं ठीक है रे मैं तो खुद नहीं जाऊंगा लेकिन मेरा सचिव है महादेव भाई, इसको मैं जांच के लिए बिजोलिया भेजता हूं। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा, और 1920 में नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा समर्थन दिया गया। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है भाई। ओके, अब जब महात्मा गांधी ने समर्थन दे दिया, ये बात अंग्रेजों को पता चल गई भी। अब बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आ गया था, अंग्रेजों को ये बात पता चली। राजस्थान में एजीजी हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड, मेरे राजस्थान का एजीजी हुआ करता था। रॉबर्ट हॉलैंड ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विकिंस को कहा कि विकिंस तुम्हारे मेवाड़ में क्या हो रहा है, बिजोलिया में किसान आंदोलन कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने इनको सपोर्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा आंदोलन के ऊपर ध्यान दो भाई। रॉबर्ट ओलैंड की अध्यक्षता में जून 1922 में ठिकानेदार तथा किसानों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, और तब जाकर 35 कर माफ किए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जब महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को सपोर्ट कर दिया तो अंग्रेज तो ध्यान रखते थे कभी गांधी जी आजकल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पीछे तो पूरा देश चलता था। तो जब महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया ना, तब राजस्थान के एजीजी को पता चला रॉबर्ट ओलैंड को, वो भागे भागे कहां पर आए, मेवाड़ में आए, और फटाफट अध्यक्षता की, समझौता कराया, किस किस के बीच में, ठिकानेदार तो किसानों के बीच में। जून 1922 में समझौता होता है, 35 कर है वो समाप्त कर दिए जाते हैं। किसान बहुत खुश हुए, वाह यार 35 कर माफ कर दिए गए क्या, 35 कर बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने बिजोलिया में नारे लगाने शुरू कर दिए, किसान एकता जिंदाबाद, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद। बिजोलिया जागीरदार को यह बात पसंद नहीं आई, उसने थोड़े दिन बाद इस समझौते का उल्लंघन कर दिया। अच्छा मेरे घर के सामने खड़े होकर नारे और लगाते हो, किसानों को कहा अब कर लेगा, क्या करेगा, हमने 35 कर माफ करा दिए, और उनके घर के सामने गए जागीरदार के सामने, और किले के बाहरी नारे लगाने हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा विजय सिंह पथिक तेरा नाम रहेगा, हमारे 35 कर माफ करा दिए। जागीरदार बोला अच्छा ये बात है, चल हो गया, समझौते का उल्लंघन कर दिया और किसानों के ऊपर एक नया कर लगा दिया, नया टैक्स लगा दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। तो जागीरदार ने क्या कर दिया, दोबारा से समझौते का उल्लंघन कर दिया, दोबारा से के नया कर लगा दिया। अब बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण शुरू होता है। ओके, किसान दोबारा से विजय सिंह पथिक के पास में जाते हैं, किसान कहते हैं कि महाराज 35 कर माफ कराए थे, दोबारा से कर लगा दिया, समझौते का उल्लंघन कर दिया गया। अब पथिक जी बोले यार अब क्या करूंगे, मैंने तो मुश्किल से तो महात्मा गांधी के पैर पकड़े थे, जाकर कैसे न कैसे करके थोड़े से कम कराए थे, और उन्होंने अपने सचिव को भेजा था, अधिवेशन में समर्थन लिया था, अब क्या किया जाए, इसने तो दोबारा से कर लगा दिए। विजय सिंह पथिक ने किसानों को सलाह दी कि तुम यार खेती करना बंद कर दो, तुम्हारे जो जमीन के पट्टे हैं ना वो बिजोलिया जागीरदार को देकर आ जाओगे, खेती मत करो, किस चीज के ऊपर टैक्स लेगा गया, अगर तुम खेती नहीं करोगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जागीरदार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा कि यार खेती कर लोगे, वह तुम्हारे सारे के सारे टैक्स भी माफ कर देगा क्या। किसान बोले हो जाएगी बात इससे, बोला हो आराम से हो जाएगी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करोगे। तो विजय सिंह पथिक के ऊपर सारे के सारे जो सलाह पर किसान थे ना, वो जागीरदार के पास में जाते हैं और कहते हैं कि ये पकड़ तेरी जमीन के कागजात, और हमें खेती नहीं करनी, ऊपर से 2-4 नारे और लगा दिए, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो किसानों ने अपने जमीन के पट्टे जागीरदार को दे दिए, कहा हम खेती नहीं करेंगे क्या। जागीरदार थोड़ा सा चालाक था,
उसने वह जमीन दूसरे किसानों को बेच दी। सारे किसान वापस विजय सिंह पति के पास में आते और उनको भला बुरा कहने लगते हैं कि हमने आपकी सलाह के ऊपर जागीरदार को जमीन दी थी और जागीरदार ने जमीन दूसरों किसानों को बेच दी है, क्योंकि जमीन खरीदने वाले तो खूब तैयार बैठे थे। जागीरदार ने अगले दिन अनाउंस करा दिया, कभी मेरे पास में जमीनों के पट्टे हैं, किसको चाहिए? किसान भागे भागे, हमें चाहिए हमें चाहिए, गए ले जाओ, कम पैसे में जमीन ले जाओगे, जमीनों के पट्टे दे दिए गए। तो किसान भला बुरा कहने लगे विजय सिंह पति को। बोला क्या, हमारी जमीनों को उसने बेच दिया, अब हमारी जमीन के ऊपर दूसरे किसान खेती कर रहे हैं, हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है। विजय सिंह पति ने सोचा यार कि मैंने किसानों के लिए आंदोलन किया, किसान अब मुझे ही भला बुरा कह रहे हैं, तो इस बात से दुखी होकर उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ये आगे क्या बात लिख दी मैंने? ठीक है, ओके भाई चलो। तो विजय सिंह पथिक ने छोड़ दिया। अब विजय सिंह पथिक के बाद में किसानों का नेतृत्व कौन करे? सारे के सारे बिजोलिया वाले किसान वापस महात्मा गांधी के पास में गए और कहा कि आप हमारा नेतृत्व करोगे, क्योंकि पथिक जी तो छोड़कर चले गए क्या। महात्मा गांधी बोले यार कि मेरे से बिजोलिया नहीं जाया जाता, वहां 50 डिग्री का तापमान पड़ता है, तुम कोई राजस्थान के आदमी देख लोगे। तब महात्मा गांधी ने कहा कि जमनालाल जी बजाज को लेकर चले जाओगे, ये आपका नेतृत्व कर लेंगे क्या, ये आपके राजस्थान के हैं और खुद को मेरा 5वां पुत्र भी कहते हैं, तो आप जमनालाल जी बजाज को लेकर जाओ। आज से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? जमनालाल जी बजाज करेंगे। बजाज जी बिजोली आते हैं। बजाज जी सेठ आदमी थे, आप फोटो में देख ही सकते हो। 10 दिन बिजोलिया घूमे, अरे भाई साहब भयंकर गर्मी। बोले यार मेरे से तो नेतृत्व नहीं होगा क्या। आपका नेतृत्व कौन करेगा? माणिकलाल वर्मा करेगा आगे। ठीक है, मुझे तो कुछ काम है, मुझे वापस महात्मा गांधी के पास में जाना है। इस तरह जमनालाल जी बजाज के बाद में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? माणिकलाल वर्मा ने किया था। अब कई दिन हो गए आंदोलन चलते हुए, तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य, और ये मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजते हैं कि यार अब देखो वापस से जो नेतृत्व है वो स्थानीय लोगों के पास में आ चुका है, माणिकलाल वर्मा के पास में आ गया, और अब इस किसान आंदोलन को समाप्त करना है। ठीक है, तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता है वो बिजोलिया आते हैं, ये बता ही दिया मैंने। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के आदेश से राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए, और किसानों और माणिकलाल वर्मा से बात करके इन्होंने बाद में समझौता करा कि बताओ अभी तुम्हारी क्या क्या समस्याएं। तो मोहन सिंह मेहता के सामने किसानों ने कहा कि देखो जागीरदार कर है वो बहुत ज्यादा ले रहा है, हमारी जमीन भी छीन ली गई है। बोला तुम्हारी जमीन वापस दे दी जाएंगी, तो भी कर है वो कम कर दिए जाएंगे। किसान बोले फिर मेरे कुछ चाहिए नहीं। तब जाकर ये आंदोलन समाप्त होता 1941 के अंदर। तो ये अपने को भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलो भी आगे हो गया, बस बिचौलिया किसान आंदोलन पूरा है। इस आंदोलन का संदेश वाक था तुलसी भील। आंदोलन का संदेश वाक कौन था? तुलसी भील कहते हैं कि तुलसी भील प्रतिदिन 17 किलोमीटर चलता था और बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करता था। ठीक है, और क्या पूछना है? हाँ, मेवाड़ की पावन धरा से परिणाम आ जाएगी रे भाई रे, इतने कॉपी पेस्ट मत क्या करो तुम कमेंट में। चलो चलो भाई, हाँ लगा देंगे 20-20 भाई, लगा देंगे, टाइम मिलेगा तो पक्का लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे से। ठीक है, बिचौलिया किसान आंदोलन पूरा हो गया। अब ये थोड़ी सी बातें हैं। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन 44 साल तक चला था। 1897 में शुरू होता है, 1941 में जाकर समाप्त होता है। मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह जी मेहता आते हैं, ये बिचौलिया के किसानों के साथ में वार्तालाप करते हैं। बिचौलिया के किसानों की जमीन वापस दी जाती है, उनके कर है वो कम कर दिए जाते हैं। तब किसान खुश होते हैं और कहते हैं कि आज से हम क्या कर रहे हैं? आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। तो 1941 में जाकर ये आंदोलन समाप्त होता है। 1897 के अंदर गिरधारीपुरा गांव से शुरू हुआ किसान आंदोलन 1941 में जाकर समाप्त हुआ, 44 साल तक चला था। राजस्थान का पहला संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। संगठित मतलब सभी किसानों ने संगठन के रूप में काम किया, और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था मतलब इसके अंदर किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई, ना ही राजा के द्वारा, ना ही सामंत के द्वारा, ना ही अंग्रेजों के द्वारा इसमें कोई गोली चलाई गई, और ना ही किसान की कोई हत्या हुई, कोई मृत्यु हुई। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था मतलब इसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि, आप देख लो भाई, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि में बार बार एक किसान आंदोलन की चर्चा की गई है, और वो जो किसान आंदोलन था वो बिचौलिया किसान आंदोलन था। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि है, इसके अंदर इसी बिचौलिया किसान आंदोलन की चर्चा की गई है।
चलूं आगे? ओके सर, बस हो गया कंप्लीट, इतना ही था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो अपन साधु सीताराम दास को कहते हैं, और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक हैं वो किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। मान लो तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, और ऑप्शन में साधु सीताराम दास नहीं मिले, ऑप्शन में तुम्हें विजय सिंह पथिक मिल जाए, तो विजय सिंह पथिक के ऊपर राइट क्लिक करके आना है, ध्यान रखना भी। ओके, तो तुम्हें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी साधु सीताराम दास ने, और पूरे राजस्थान में जो किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं वो जनक विजय सिंह पथिक को माने जाते हैं। तो अपन दूसरा किसान आंदोलन और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है बेंगो किसान आंदोलन। बेंगो किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 ईस्वी तक चला था। बेंगो मेवाड़ का ठिकाना था, जो वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। पहले लाइन मैंने ये लिख रखी है, बेंगो मेवाड़ का ठिकाना था जो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में। मैंने शुरुआत में बताया था कि मेवाड़ में 16 ठिकाने थे। जिस प्रकार से बिजोलिया मेवाड़ में ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, उसी प्रकार से बेंगू भी मेवाड़ में ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। और बेंगू और बिजोलिया एकदम पास पास में है। बिजोलिया के अंदर भी दाकड़ जाति के किसान रहते थे और बेंगू के अंदर भी दाकड़ जाति के किसान रहते थे। बेंगू वाले किसान बोले यार कि देखो बिजोलिया के जो किसान है ना वो हमारे ही भाई हैं, क्या जब इन्होंने आंदोलन शुरू कर रखा है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, हमें भी आंदोलन शुरू करना चाहिए। ठीक है, ओके सर। हाँ, 1921 के आसपास बिजोलिया का किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा के ऊपर था। हमने पढ़ा था 1921 के लगभग, यानी कि वो कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे थे, सरकार दो जांच आयोग भेज रही थी, अंग्रेज लोग बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर निगरानी रख रहे थे। तो 1921 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा के ऊपर था और पूरे भारत में इसकी चर्चा थी, अखबारों में डेली खबर आ रही थी। तो बेंगू वालों ने कहा कि यार हमें भी किसान आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो बेंगू के किसानों ने 1921 में क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने भीलवाड़ा के मेनाल में बेरू कुंड से आंदोलन को शुरू किया। अब आंदोलन तो शुरू कर दिया, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करे भाई? भाई का कोई ना कोई नेतृत्व करता तो होना चाहिए। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था विजय सिंह पथिक। तो बेंगू वाले किसान विजय सिंह पथिक के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप भी हम बेंगू के किसानों का नेतृत्व करोगे। सारे के सारे किसके पास में जाते हैं? विजय सिंह पथिक के पास में जाते हैं। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत होती है 1921 में मेनाल भीलवाड़ा के बेरूकुंड से इसकी शुरुआत होती है। वहां पर किसानों ने मीटिंग की थी और बोला कि हम भी क्या करते हैं? बेंगू जागीरदार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ओके भी, सारे के सारे विजय सिंह पथिक के पास में गए, बोला कि आप भी हमारा नेतृत्व करो, आप बिजोलिया का नेतृत्व कर रहे हो, बिजोलिया बेंगू पास पास में ही है, तो हमारा भी नेतृत्व कर दोगे। पथिक जी ने कहा कि देखो यार, एक ही जगह में दो जगह एक ही मतलब किसान आंदोलन के ऊपर मैं ध्यान रख सकता हूँ, दो किसान आंदोलन का नेतृत्व मैं नहीं कर सकता। तो क्या करें? कि मेरा दोस्त है रामनारायण जी चौधरी, ये आप सब किसानों का नेतृत्व कर देंगे। इस तरह विजय सिंह पथिक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? रामनारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक ने कहा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये आपका क्या करेगा? नेतृत्व कर देगा। ओके, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी बातें रखी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना भी। फिर पीटे थर्ड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, चांदखेरी घटना 1921। सर ये क्या है? देखो, बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी स्थान के ऊपर सभा कर रहे किसानों के साथ में बुरा व्यवहार किया था। भाई किसान क्या कर रहे थे? खुद की सभा कर रहे थे, खुद की मीटिंग कर रहे थे कि हमें किस प्रकार से जागीरदार के साथ में विद्रोह करना है, किस प्रकार से हमें किसान आंदोलन को आगे लेकर जाना है। ये सारी की सारी सभा चांदखेरी नामक स्थान के ऊपर हो रही थी। तो बेंगू ठिकाने के कर्मचारी आते हैं और उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं कि कराएं कि तुम्हारी मीटिंग है कि नहीं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, चांदखेरी स्थान किस किसान आंदोलन से संबंधित है? पीटीआई थर्ड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो चांदखेरी स्थान है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इसमें बेंगू ठिकाने के कर्मचारी थे, उन्होंने सभा करे किसानों के साथ में क्या किया था? बुरा व्यवहार किया था। ओके भी, बिजोलिया और बेंगू किसानों को एक मतलब मजबूत बनाने के लिए, इनको एकत्रित करने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना भी। तो बिजोलिया व बेंगू गांव के किसानों ने किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की क्या की थी? स्थापना की थी। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की, जिससे बिजोलिया और बेंगू गांव के किसान आपस में किसान पंचायत के द्वारा मजबूत बनेंगे, आपस में उनकी एकता बनी रहेगी। ओके सर, चलो सर आगे। ट्रेंच कमीशन, सर ये क्या है? देखो, मेवाड़ सरकार ने अपने बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच को बेंगू भेजा, आप जाओ और बेंगू के किसानों के साथ में बातचीत करो। बंदोबस्त अधिकारी वो होता था जो जमीन से संबंधित मामले देखता था।
तो मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी कौन था? ट्रेंच था। मेवाड़ का जो बंदोबस्त अधिकारी था उसका नाम था ट्रेंच। ये जमीन से संबंधित मामले देखता था। बेंगू के किसानों से मिलने के लिए ट्रेंच बेंगू में आता है। किसानों ने कहा कि यार हम ट्रेंच के साथ में कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो अपने जागीरदार अनूप सिंह के साथ में बातचीत करेंगे। क्या बेंगू का जागीरदार था जिसका नाम था अनूप सिंह चुंडावत, बोले कि हम तो जागीरदार के साथ में बातचीत करेंगे, हमें मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारा उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो बेंगू के किसानों ने ट्रेंच आयोग का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रेंच कमीशन क्या है। बेंगू किसानों की शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच के दस्ता में ट्रेंच आयोग का गठन किया, लेकिन किसानों ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। किसान बोले कि हमें तो बेंगू के जागीरदार से ही बात करनी है, आपके साथ में कोई बात है नहीं करनी है। अब होता है गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को। किसानों ने मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच के साथ में बातचीत नहीं की, तो यार ट्रेंच को बड़ा गुस्सा आया। 13 जुलाई 1923 की बात है। बेंगू के किसान गोविंदपुरा गांव है भीलवाड़ा में, वहां पर सारे के सारे इकट्ठे हो रखे थे, सारे के सारे सभा कर रहे थे, खुद का सम्मेलन कर रहे थे। इस सम्मेलन में ट्रेंच ने क्या करी? ट्रेंच में गोलियां चला दी भाई। ट्रेंच ने गोलियां चलाई तो 2 किसान शहीद हो जाते, जिनका नाम था रूपाजी और कृपाजी धाकड़। ठीक है, तो बेंगू में जो कॉलेज है ना उसका नाम ये है शहीद रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ महाविद्यालय बेंगू। तो इनके नाम पर ही क्या है? कॉलेज बना हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना। गोविंदपुरा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 13 जुलाई 1923 की बात थी। किसान गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा में यहाँ पर सारे के सारे इकट्ठे हो रखे थे, खुद का सम्मेलन कर रहे थे। ट्रेंच ने गोलियां चलाई, 2 किसान है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़े, ये बेचारे शहीद हो जाते हैं। ये आपके रे रूपाजी और कृपाजी धाकड़ की फोटो, इनके नाम पर बेंगू में कॉलेज भी बना हुआ है। ओके, ठीक है। और बताओ, चलो आगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी सर, ये बोलेस्विक समझौता क्या है। देखो, बोलेस्विक एक पार्टी है रूस में जिसकी क्रांतिकारी विचारधारा है और जिसका लक्ष्य होता है कि पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना, जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकना। इस पार्टी ने 1917 में रूस सरकार के ऊपर क्या कर लिया था? नियंत्रण कर लिया था, और सारा का प्रशासन है वो खुद के हाथ में ले लिया था। मतलब इस पार्टी ने सारी की सारी बातें सरकार से मनवा ली थी। इसी प्रकार का समझौता बेंगू में होता है, जहां पर किसानों की सारी बातें बेंगू के ठाकुर द्वारा मान ली गई थी, और इसका नाम रखा गया था बोलेस्विक समझौता। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसी के साथ में आपका बेंगू किसान आंदोलन भी कंप्लीट हो जाता है। बेंगू के ठाकुर थे जिनका नाम था अनूप सिंह जी चुंडावत। ये बेंगू के ठाकुर थे, बेंगू के जागीरदार थे। तो अनूप सिंह चुंडावत ने राजस्थान सेवा संघ के साथ में मिलकर समझौता किया और किसानों की सारी बातें मान ली। राजस्थान सेवा संघ की हम आगे बात करेंगे। इसकी स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने मिलकर की थी। तो ये सारे के सारे व्यक्ति आते हैं और अनूप सिंह चुंडावत के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप किसानों की भी बात मान लोगे। तो बेंगू के ठाकुर ने सारी की सारी बातें मान ली कि ठीक है, लगभग आपके जो भी 25 प्रकार के 53 प्रकार के कर हैं मैं सारे के सारे आपके माफ करता हूं। तो बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह ने किसानों के सारे कर माफ कर दिए भाई। ये बात पता चली मेवाड़ सरकार को कि बेंगू के जागीरदार ने तो किसानों के कर ही माफ कर दिए। मेवाड़ सरकार ने कहा कि ये समझौता हम लागू नहीं करते हैं। बेंगू जागीरदार को कोई अधिकार नहीं है कि वो मेवाड़ सरकार से बिना पूछे किसानों के इस प्रकार से करों को माफ कर दे। तो मेवाड़ सरकार ने कहा कि बेंगू जागीरदार ने जो भी समझौता किया इसे हम क्या करते हैं? अमान्य करते हैं, हम इसे लागू नहीं करते। ये तो वही बात होगी भाई, एक गांव में एक महिला अपने पड़ोस के घर से छाछ लेने गई, तो घर में बींदनी ने कह दिया, कहा हमारे छाछ तो बिलो ही नहीं है क्या। तो महिला वापस बर्तन लेकर जाने लगी। उस बींदनी की सास ने उस महिला से कहा कि रुक, मैं छाछ ला कर देती हूँ। सासू बर्तन लेकर रसोई में अंदर जाती है और बाहर आकर कहती है कि हमारे आज तो छाछ बिलो ही नहीं है क्या। वो महिला बोली कि ये बात तो आपकी बींदनी ने बता दी थी कि आज हमारे छाछ ही नहीं बिलोई है, तो मना तो बींदनी ने कर दिया था। तो सास बोली कि बींदनी कौन होती है मना करने वाली, मना तो मैं करूंगी, मैंने बींदनी को मना करने का अधिकार ही नहीं दिया है क्या। तो उसी तरह की बात बेंगू के जागीरदार और मेवाड़ सरकार के बीच में हो गई। बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर लिया गया, मतलब अनूप सिंह को मेवाड़ सरकार की निगरानी में उदयपुर बुला लिया गया। 1923 में विजय सिंह पथिक भागे भागे बेंगू पहुंचते हैं। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब किसानों और बेंगू के जागीरदार के बीच में समझौता हो गया था, किसानों के सारे कर समाप्त कर दिए गए थे, तो मेवाड़ सरकार ये समझौता लागू क्यों नहीं कर रही है। पथिक जी ने विरोध किया तो मेवाड़ सरकार ने पथिक जी को पकड़कर जेल में डाल दिया और धीरे धीरे आंदोलन ये समाप्त हो गया अभी। ओके, नाम है बरडिया बूंदी किसान आंदोलन। अपने बिजोलिया वाले साधु सीताराम जी दास हैं, वो 1920 के अंदर बूंदी गए थे। तब इन्होंने बूंदी के किसानों को कहा कि यार हम बिजोलिया के किसान हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो आप भी आंदोलन शुरू कर दोगे। तो बूंदी के किसानों ने 1922 के अंदर आंदोलन शुरू किया था।
यहां पर छोटे मोटे 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। और बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। नाम तो वैसे ही याद कर लोगे, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, सिंपल सा पूछते हैं, बरडी या बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। नाम याद कर लोगे ना, अपने गाना भी है, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। तो वही कौन है? नैनूराम शर्मा। नैनो से बाण, बाण मतलब बूंदी से नैनूराम शर्मा। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नैनूराम जी जो शर्मा है वो अपने राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा इतनी बात नहीं है। शुरू हुआ था अप्रैल 1922 में बरड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। और यहाँ पर 25 प्रकार के कर लिए जाते थे, मतलब 25 प्रकार के छोटे मोटे टैक्स लिए जाते थे। यहाँ की एक थोड़ी सी फेमस घटना है इस आंदोलन की, जिसे हम कहते हैं डाबी हत्याकांड है, तो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। ठीक है, डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। वह ये था कि अप्रैल 1923 में बूंदी के जो किसान है ना, वो डाबी गांव में सभा कर रहे थे और प्लान बना रहे थे यार का आगे किसान आंदोलन को किस प्रकार से हमें चलाना है, किस प्रकार से योजना बनानी है। ये सारी की सारी किसानों की सभा कहां पर हो रही थी? डाबी गांव में हो रही थी। बूंदी का पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था इकराम हुसैन। इसने किसानों की सभा के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें 2 किसान थे जिनका नाम था नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। दोनों यानी कि झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। बड़ा प्यारा झंडा गीत गा रहे थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। लेकिन पता नहीं इकराम हुसैन जी को ये गाना पसंद नहीं आया या किसानों की सभा पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या करी? पुलिस गोलियां चला दी और दोनों किसानों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना भी। यह था डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। बूंदी के किसान सभा कर रहे थे डाबी गांव के अंदर। पुलिस अधिकारी थे इकराम हुसैन, गोलियां चला देते हैं, 2 किसान मारे जाते हैं, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। दोनों क्या कर रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे भी। ये अपने शहीद नानक जी भील की आप फोटो देख सकते हो। तो बूंदी के डाबी गांव में किसान सभा कर रहे थे, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाएगी, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर दोनों के दोनों झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। ये उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, नीचे नाम लिखा हुआ है अमर शहीद नानक जी भील। ओके, रह जाएगा ध्यान में। पूछा जाता है नानक जी भील हैं, देवीलाल गुर्जर हैं, ये किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कब हुआ था? ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, रख लोगे। तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में एक गाना लिखा था जिसका नाम था अर्जी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में कौन सा गाना लिखा था? अर्जी गाना लिखा था भाई। छोटे मोटे सभा होती थी तो वहां पर ये खुद का गाना सुना देते थे कि मैंने नानक जी की याद में अर्जी गाना लिखा है। नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा था। फिर मैंने नीचे थोड़ा सा नोट लगाकर लिख रखा है कि माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में पंछिड़ा गीत भी लिखा था। इसी अपने माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सा गाना लिखा था? पंछिड़ा गीत लिखा था। विजय सिंह पथिक ने कहा कि अच्छा, माणिक्यलाल जी ने पंछिड़ा लिख लिया तो मैं लिखूंगा पीड़ितों का पंछिड़ा। कुछ ना, थोड़ा सा नाम तो चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों का पंछिड़ा लिखूंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा ने एक तो अर्जी गीत लिखा था जो अपने नानक जी भील की याद में लिखा था। बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने पंछिड़ा गीत लिखा। अब देखो बहुत मुश्किल काम है सर, ये गाने क्यों लिखते थे भाई? आपने किसानों को इकट्ठा कर लिया, किसानों की आपने सभा बुला ली, तो कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए आपको गाने भी सुनाने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ, जैसे अपन चलो ऑफलाइन अभी क्लास में अपन पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में मैं भी 1-2 शायरियां सुना देता हूं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा भैया एकदम ये ना हो गया यार कि सर हम बोर हो गए क्लास के अंदर पढ़ते पढ़ते, कि थोड़ा सा गाना भी सुना दो, थोड़ी सी शायरियां भी सुना दो, थोड़ा हंसी मजाक भी कर लो। तो इसी प्रकार से किसानों को जोड़ने के लिए पंछिड़ा गीत लिख देते थे, बीच बीच में पंछिड़ा गीत सुनाते रहते थे। तो पंछिड़ा गीत वो अपने माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था और जो पीड़ितों का पंछिड़ा है वो अपने विजय सिंह पथिक ने लिखा था। रख लोगे दोनों के दोनों ध्यान है, बस इतना ही है। ये अपने बरडिया बूंदी किसान आंदोलन कंप्लीट है। आगे अपन चलते हैं अलवर किसान आंदोलन की तरफ। अलवर रियासत में जंगली सूरों को पाला जाता था। यह किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 तक चला था। यह अपना क्या है? अलवर किसान आंदोलन। सर यहां पर किसानों ने आंदोलन क्यों किया भाई? यहां पर जंगली सूरों को पाला जाता था। आराम से फोटो देख सकते हो तुम। जंगली सूअर, ये एक तो साधारण सूअर होते हैं, जंगली सूअर होते हैं, इनमें ताकत बहुत होती है। राजा महाराजा इनका शिकार किया करते थे, लेकिन ये सूअर क्या करते थे? किसानों की फसलों को खराब कर देते थे। जंगली सूअर पूरे खेत की फसलों को ऐसे खराब करते कि मान लो उस खेत में कोई फसल बोई नहीं है,
इस प्रकार से फसल को खराब करते। किसान वो सूरों से परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि हमें सूअर मारने की इजाजत दी जाए, अगर ये हमारे खेत में घुसेंगे तो हम इनको मारेंगे भी। क्या राजा ने कहा कि नहीं, मेरे सूरों के हाथ मत लगा देना, इनका शिकार तो मैं ही करूंगा, मैं इनको पाल रहा हूं। क्या इनकी खुली मर्जी है, ये जहां पर भी जाएं, जिसकी भी फसल खराब करें कर सकते हैं। क्या किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि अगर ये हमारी फसल को खराब करेंगे तो हम इनको मारेंगे, खेत से भगाएंगे। जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो सरकार झुक गई, किसानों की बात मान ली और कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारे खेत में घुसे तो तुम इनको मार सकते हो। बस यही अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अलवर रियासत में जंगली सुअर किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे। किसानों को सुअर मारने की इजाजत नहीं थी, इसलिए 1921 में किसानों ने जंगली सुअर से परेशान होकर आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में सरकार ने सुअर मारने की इजाजत दे दी। रख लोगे ध्यान में। हाँ, चलो आगे। ओके, अगला जो अपना हत्याकांड आ रहा है अलवर किसान आंदोलन में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नीमूचना हत्याकांड, जो हुआ था 14 मई 1925 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को। अलवर के महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था जय सिंह जी। ये अलवर के महाराजा थे। इन्होंने भूमि के ऊपर टैक्स एक साथ में बढ़ा दिए। पहले यानी कि नॉर्मल टैक्स लगते थे, इन्होंने सीधे कर बढ़ा दिए। कितने बढ़ाए? 40% बढ़ाए भी। अब मान लो कि मैं तुम्हें 200 रुपए में पढ़ा रहा हूं और मैं कह दूं कि मैं एक साथ यानी कि फीस में बढ़ोतरी कर रहा हूं और मैं कोर्स कर दूं 1000 रुपए में, तुम सारे के सारे मुझे गालियां निकालोगे कमेंट में आगे, अच्छा देखा देखा गया, हम सब जानते थे कि पहले सस्ता पड़ेगा फिर बाद में महंगा करेगा। तो इसी प्रकार से किसानों के साथ में हुआ, एक साथ में करों के अंदर 40% की बढ़ोतरी कर दी। किसान परेशान हो गए, भी विरोध तो करना ही था, आज तुम भी विरोध करोगे, उसी प्रकार से किसानों ने भी विरोध किया। तो किसानों ने 14 मई 1925 को नीमूचना गांव में सभा बुलाई। क्या सारे के सारे किसान मिलकर नीमूचना गांव के अंदर सभा करेंगे। ये उस समय की फोटो भी, जहां पर किसान एकत्रित हुए थे नीमूचना गांव के अंदर, ये उस समय की फोटो है। आज भी आप जाकर देख सकते हो नीमूचना गांव के अंदर। और यहां पर सारे के सारे किसान है वो इकट्ठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, कभी हम इस प्रकार से राजा को 40% टैक्स नहीं देंगे। क्या तो पुलिस का कमांडर छाजू सिंह आता है और सभा कर रहे किसानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। कहते हैं इसमें 156 किसान है वो शहीद हो जाते हैं। यहां पर सारे के सारे किसान है वो सभा कर रहे थे, पुलिस के द्वारा गोलियां चलाएगी और 156 किसान है वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। आंकड़ा अपने को नहीं ध्यान रखना कि कितने वे थे कितने नहीं वे, ये तो मैं वैसे ही थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। भारत में अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में सबसे ज्यादा किसान कहीं पर शहीद हुए थे तो वो था नीमूचना हत्याकांड। इसलिए महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया। महात्मा गांधी ने कहा यार ये तो दोहरी डायर सही है, ऐसा लगता है कि यहां पर जनरल डायर 2 बार आकर चला गया। क्या ठीक है, ऐसा लगता है कि जनरल डायर 2 बार आकर चला गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो तुम थोड़ा बहुत परिचित होगे, बैसाखी के दिन हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने इसी प्रकार से निहत्थे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई थी, किसानों को भागने के लिए भी जगह नहीं मिली थी। यह था जनरल डायर। तो महात्मा गांधी ने नीमूचना हत्याकांड को दोहरी डायर सही कहा। ऐसा लगता है कि नीमूचना में जनरल डायर 2 बार आकर गया है और अंधाधुंध गोलियां चलाकर गया है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी। ओके, तो ये था नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को, थोड़ा सा ध्यान रखना। अलवर के महाराजा जय सिंह ने कर बढ़ाई, एक साथ ही 40% बढ़ा दिए। किसानों ने कहा देखो इतने तो हम नहीं देंगे। क्या सभा करेंगे किसान? किसानों ने सभा की, कमांडर था छाजू सिंह, इसने धड़ाधड़ गोलियां चला दी जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। ओके, तो यहां पर सभा हो रही थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अलवर के महाराजा जय सिंह ने लगान दरों को 40% तक बढ़ा दिया था। इसके विरोध में 14 मई 1925 को किसान नीमूचना गांव, नीमूचना वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आता है, तो यहाँ पर सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें सैकड़ों किसान मारे जाते हैं। ओके, इस प्रकार से पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। तो महात्मा गांधी कहते हैं भाई साहब ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो जनरल डायर ने 1 बार गोली चलाई थी, यहां पर तो ऐसा लगता है कि जैसे 2 बार गोली चल गई है। तो इसे दोहरी डायर सही बताया है, ये अंग्रेजी में देख लेना, डायर सिम डबल है डिस्टिल्ड। तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से नीमूचना हत्याकांड की तुलना की और इसको दोहरी डायर सही बताया। रख लोगे ध्यान में। ओके, रामनारायण चौधरी ने भी इसे नीमूचना हत्याकांड कहा। जो अपने नीम का थाना सीकर के हैं रामनारायण जी चौधरी,
वो इसे निमुचना हत्याकांड कहते हैं। तरुण राजस्थान के अंदर इस घटना को सचित्र छापा गया। ये आपका तरुण राजस्थान रहा, और इस तरुण राजस्थान में सचित्र छापा गया, चित्र के साथ में इस घटना को छापा गया कि देखो रे इस प्रकार से निमुचना हत्याकांड हुआ था। अलवर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था, थोड़ा सा ध्यान रखना, और पुरुषों का नेतृत्व माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह ने किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नाम पूछे गए हैं, जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है ना उनको तो बढ़िया तरीके से फोकस रखना ही रखना है। ओके, चलो आगे। तो इसी के साथ में अपना ये अलवर किसान आंदोलन भी कंप्लीट हो जाता है। एक तो किसान सूरों से परेशान थे, महाराजा को सूरों का शिकार करने का शौक था, सूर मारने की इजाजत थी नहीं, किसानों ने आंदोलन किया, सरकार झुक गई, किसानों की बात मान ली गई। दूसरा था निमुचना हत्याकांड, महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायर सही का, नॉर्मल से 3-4 लाइनें लिखाता हूं मैं, ज्यादा लाइन अपनी है ही नहीं। रामनारायण चौधरी ने निमुचना हत्याकांड का, तरुण राजस्थान में इस घटना को सचित्र छापा गया, महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था, पुरुषों का नेतृत्व माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह ने किया था। ओके, अब चलता हूं आगे मेव किसान आंदोलन के अंदर। ओ करवा देगी आराम से, अभी आ रहा ना तुम्हारे, टेंशन मत लो, रीट का पेपर आ जाएगा, फिर अपने रिजल्ट डालते हैं। ठीक है, री तो तुम्हारा हो ही गया सबका रीट का, तो जब अपने पास में पेपर हो जाएगा, अपने पास में एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो जिस दिन अपने पास में रीट का पेपर आ जाएगा प्री का, उसके बाद में अपने रिजल्ट डाल लेंगे भाई कितने क्वेश्चन अपनी किताबों से आए हैं, तुम आराम से मिलान कर लेना। अगर तुम्हें लगे हाँ यार के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने में अपना सिलेक्शन हो जाएगा, तो देख लेना। अगर तुम्हें लगे नहीं यार के इतने से नहीं होगा, कोई बात नहीं, अपने खुद को भरोसा है। और बाकी तुम देख के आयोगे, किताब तुम्हारे सामने है, तुम आराम से मिलान खुद ही कर लो, अगर तुम्हें क्वेश्चन याद है तो। मैंने तो दिया नहीं भी, इसलिए मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। ओके, चलो आगे। चलो भी ठीक है, अगला जो अपना किसान आंदोलन है उसका नाम है मेव किसान आंदोलन। ये मेव जाति के मुसलमानों द्वारा किया गया आंदोलन था। ये वैसे कोई फसलों को लेकर नहीं किया गया था, इनकी कुछ धार्मिक मांग थी। मेव के मुसलमानों ने कहा कि देखो मस्जिदों के ऊपर सरकार का नियंत्रण है, वो सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी के साथ में उर्दू को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्या, और मुसलमानों को भी सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की कुछ मांगी थी। इन मांगों को लेकर मेव किसान आंदोलन शुरू हो गया, और इनका नेतृत्व किया था यासीन खां और मोहम्मद हादी ने। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खां और मोहम्मद हादी ने किया था। अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी ने 1932 में एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। संस्था के द्वारा ही आप किसानों को जोड़ सकते हो। तो अलवर भरतपुर में मोहम्मद हादी ने इस सभा के द्वारा किसानों को जोड़ा, जिसका नाम रखा था अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसने मेव किसान आंदोलन को संगठित करने का काम किया, मतलब जोड़ने का काम किया। अंजुमन, अंजुमन का अर्थ होता है सभा। जैसे सबसे पहले आपको एक शब्द देखने को मिल रहा है अंजुमन, इसका मतलब होता है सभा। खादिम वैसे आपने नाम सुना भी होगा, खादिम जो नाम है वो खिदमत से बना है। खिदमत तो थोड़ा बहुत सुना होगा यार, क्या तू मेरी खिदमत नहीं करता क्या? खिदमत मतलब सेवा, बताओ आपकी क्या खिदमत की जाएगा, आपकी खिदमत में मैं क्या कर सकता हूं, क्या आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं। तो सेवा को बोलते हैं खिदमत, और जो सेवा करता है ना उसको बोलते हैं खादिम। अंजुमन का मतलब सभा, खादिम का मतलब सेवा करने वाला, उल इस्लाम मतलब इस्लाम की सेवा करने वाली सभा। इसका पूरा अर्थ ये हुआ, इस्लाम की सेवा करने वाली सभा। तो इसके द्वारा किसानों को जोड़ा गया। रख लोगे ध्यान में, नॉर्मल सी बात है बस। तो मेवात जाति के मुसलमानों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। हाँ नहीं होती भाई दुर्गेश, और बताओ। तो मेरे सामने आके बैठ जाकर यहीं पर पढ़ लिया कर, बुक आएगी तो मैं बता दूंगा टेलीग्राम पर। चलो आगे, ये नॉर्मल सी बातें हैं, देखो 2-2 लाइनें, ज्यादा बड़ी लाइनें नहीं है, इनको पढ़ लेना और बढ़िया तरीके से याद कर लेना। भरतपुर किसान आंदोलन, ओके चलो आगे। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में अभी तुम्हारे रीट के अंदर सवाल आया था भाई, शायद एसएसटी में पूछा था, पता नहीं किस में पूछा था, शायद बता रहे थे एक दो बच्चे का सर ये सवाल आया था क्या, किताब की उन्होंने फोटो भेजी थी। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई पहली बार तो आया नहीं, भोजी लंबरदार का पूछा था, अभी मैं बता देता हूँ, अपनी किताब में साफ साफ दे रखा है। ओके, मेव किसान आंदोलन समझ में आ गया। ओके सर, चलो आगे। आगे अपना है भरतपुर किसान आंदोलन। अलवर के बाद में मेव, मेव के बाद में भरतपुर किसान आंदोलन।
भरतपुर में देखो भूमि का टैक्स जो वसूलने का काम करते थे वो करते थे लंबरदार। जैसे मान लो कि मैं भरतपुर के अंदर हूं और मैं किसानों से जाकर भूमि का टैक्स वसूलूंगा, लाभ तेरी जमीन के ऊपर इतना टैक्स है, तेरी जमीन के ऊपर इतना कर है, तो मैं टैक्स वसूलने का काम कर रहा हूं, तो मुझे लोग क्या कहेंगे? लंबरदार। आज भी गांव में अपने को लंबरदार नाम सुनने को मिल जाता है। एक मिनट, तो मैं एक मिनट फोन को स्विच ऑफ कर देता हूं। ठीक है, हाँ, फोन आ रहे थे। तो आज भी गांव में अपने को लंबरदार नाम सुनने को मिल जाता है। अगर आप हरियाणा की तरफ जाओगे तो अपने को सुनने को मिलेगा कि यार ये हमारे गांव का लंबरदार है क्या, मतलब ये हमारे चौधरी हैं, यही पंचायती करते हैं क्या। जब भरतपुर में भूमि के कर बढ़ाए गए ना, तो इसका विरोध लंबरदारों ने कर दिया राजा के खिलाफ। जैसे मान लो अगर राजा कह देगा कि देखो भी हम भरतपुर के अंदर टैक्स बढ़ा रहे हैं, और लंबरदारों को कहा गया कि तुम किसानों से ज्यादा टैक्स लेना गया, तो लंबरदारों ने कहा कि इतना इतना टैक्स नहीं लिया जाता किसानों से क्या। इसका विरोध किया लंबरदारों ने, और इनका नेता हुआ करता था जिसका नाम था बोझी लंबरदार। तो इसने कहा यार हम किसानों से जमीन का इतना ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। बोझी लंबरदार ने राज्य के खिलाफ दो चार भड़काने वाले भाषण और दे दिए कि देखो राजा जी इस प्रकार से टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्या। अब राज्य के खिलाफ अगर आप भड़काऊ भाषण दोगे तो सीधी सी बात, आपको गिरफ्तार तो किया जाएगा। बड़े बुजुर्ग क्या कर गए हैं, देखो राम और राज के सामने किसी की नहीं चलती है, मतलब भगवान और सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। बोझी लंबरदार को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। बोझी लंबरदार किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, और ये पहले सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा जा चुका था, और अभी अपने रीट के अंदर भी सवाल आया था। ओके, तो तुम मिलान कर सकते हो, कोई भी अगर तुम्हें क्वेश्चन ध्यान हो रीट के अंदर कौन कौन से सवाल आए हैं, तो किताब उठाना, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। और बाकी अपने जब पेपर आ जाएगा 4-5 दिन में अपना आराम से मिलान कर लेंगे। ठीक है। भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर राज्य में 1931 में भू राजस्व के अंदर वृद्धि की गई, मतलब जमीन के जो कर था, राजस्व था, उसके अंदर वृद्धि कर दी गई। तो भू राजस्व अधिकारी होते थे लंबरदार, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया भाई। मतलब जो जमीन का टैक्स वसूलने का काम करते थे उनको बोलते थे लंबरदार, और इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करते हैं राजा के खिलाफ, हम इतना इतना टैक्स से किसानों से नहीं वसूलेंगे। तो बोझी लंबरदार थे, इन्होंने 1931 के अंदर आंदोलन शुरू किया। इनके नेतृत्व में 500 किसान इकट्ठे हो गए। सरकार ने क्या किया, बोझी लंबरदार को पकड़ा, जेल में डाल दिया, धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। अपने को बोझी लंबरदार के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी अपने को कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बोझी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। चलो आगे। ओके सर, आगे है कुरली किसान आंदोलन। कुरली में कुछ भी बात नहीं है, बस एक बात है कि अलवर की बाती यहां पर भी शोर मारने पर प्रतिबंध था। यहां पर 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो करौली किसान आंदोलन है, तो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में कहां पर आंदोलन हुआ था? करौली के अंदर आंदोलन हुआ था। यहां पर भी अलवर की भारतीय किसानों को यह कहा गया था कि आप शोर नहीं मारोगे। बाद में इन्होंने भी विरोध किया, इनको भी इजाजत दे दी गई। अब अपन चलते हैं इंपोर्टेंट किसान आंदोलन की तरफ, जिसका नाम है शेखावाटी किसान आंदोलन। यहां पर आपको छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिलेंगी और ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है। शेखावाटी, शेखावाटी में कछवा वंश की शेखावत शाखा का राज हुआ करता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा शेखावाटी। जैसे आज अपन इस क्षेत्र को बोलते हैं शेखावाटी, तो सर शेखावाटी नाम कैसे आया? शेखावाटी नाम है शेखावत, कछवा वंश की शेखावत शाखा का यहां पर राज हुआ करता था, इसलिए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? शेखावाटी बोलते हैं। टीकर के सामंत हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम था राव राजा कल्याण सिंह जी, सामंत थे ये। जयपुर के नीचे ही था ये अपना जो शेखावाटी का क्षेत्र है ना, वो जयपुर के राजा के नीचे आता था। तो कल्याण सिंह जी ने भूमि करों के ऊपर एक साथ में बढ़ोतरी कर दी, मतलब 25% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। अब आप एक साथ में कर बढ़ाओगे तो किसान विरोध तो करेंगे भाई। तो कल्याण सिंह जी ने एक साथ में किसानों के ऊपर कर बढ़ा दिया। तो यहां पर नेतृत्व क्या था? रामनारायण जी चौधरी ने। अब रामनारायण जी चौधरी अपने सिक्कर गए थे। रामनारायण जी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, पेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो खुद के क्षेत्र में जब किसानों का आंदोलन होगा तो उसका नेतृत्व रामनारायण जी चौधरी करेंगे। अब मान लो मैं बिजोलिया में जाकर आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, उसमें जाकर शामिल हो जाता हूं, बेंगू में जाकर शामिल हो जाता हूं, और जब मेरे क्षेत्र में आंदोलन होगा तो सीधी सी बात है क्या, उसका नेतृत्व तो मैं ही करूंगा क्या। तो अपने को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। शेखावाटी किसान आंदोलन 1922 में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि करों के ऊपर 25% से बढ़ाकर 50% की सीधी सीधी बढ़ोतरी कर दी। इतना कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि बताओ कि भाई कितनी बढ़ोतरी की है।
25 से 50 की थी, 25 से 60 की थी, 70 की थी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। केवल थोड़ा सा बताने के लिए कि इन्होंने आंदोलन किया क्यों था। ये अपने सीकर के राव राजा कल्याण सिंह जी हैं, जिनको आधुनिक सीकर का निर्माता भी कहा जाता है। यहां पर जो नेतृत्व क्या था वो क्या था, अपने रामनारायण जी चौधरी ने, जिनका जन्म नीम का थाना सीकर के अंदर हुआ था। ओके, पहले नीम का थाना अलग था, अब वर्तमान में सीकर के अंदर ही आता है। हाँ, तो कल्याण सिंह जी को पता चला कि यार रामनारायण जी चौधरी हैं, वो यहाँ पर किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कल्याण सिंह जी ने रामनारायण जी चौधरी को कहा कि आप सीकर के अंदर नहीं आओगे, मैं सीकर में आने पर आपका प्रतिबंध लगाता हूं, आपका बैन लगाता हूं। तब रामनारायण जी चौधरी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं आऊंगा तो क्या हुआ, मेरा अखबार तो आएगा। तो रामनारायण जी चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित शुरू कर दी भी। इनको बैन कर दिया गया, आप सीकर में नहीं आओगे। बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मेरा अखबार तो जाएगा। तो तरुण राजस्थान के अंदर शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करना शुरू कर दी। इसके अलावा रामनारायण जी चौधरी ने लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार है डेली हेराल्ड में भी सीकर किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की गई। एक लंदन से अखबार निकलता है डेली हेराल्ड, इसके अंदर भी शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की। अब भगवान जाने का रामनारायण जी चौधरी ने लंदन के अंदर अंग्रेजों को कैसे मनाया होगा, उनके अखबार में सीकर किसान आंदोलन की खबरें आने लगी थी। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इंग्लैंड के अंदर सीकर किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। जिस तरह हमारे भारत में दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, उसी तरह ब्रिटेन में भी दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। लॉर्ड यानी कि वहां पर बड़े लोगों को बोलते हैं, इसलिए तुम भारत में सब अंग्रेजों के नाम सुनते होगे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, सब यानी कि बड़े लोगों के नाम होते हैं लॉर्ड। अपने वालों से देखो लॉर्ड शब्द बोलना नहीं गया, तो हमने लॉर्ड शब्द का क्या कर दिया, लॉर्ड साहब कर दिया। अब यानी कि लॉर्ड लॉर्ड कौन बोल रहा है, क्या तो अपर क्या बोलता, लॉर्ड साहब बोलता। आज भी हम बोलते हैं कि तो ज्यादा लॉर्ड साहब है क्या। तो अंग्रेजों के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पैसे वाले उच्च वर्ग के लोग बैठते, हम हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बोलते हैं राज्यसभा, और हाउस ऑफ कॉमन्स को क्या बोलते हैं, लोकसभा। अपने भी लोकसभा राज्यसभा है, इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। तो अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष का एक नेता था जिसका नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर सीकर किसान आंदोलन की आवाज उठाई और कहा कि सीकर के सामंत के द्वारा किसानों के साथ में अन्याय किया जा रहा है और उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी कि सीकर के किसान आंदोलन की आवाज इंग्लैंड में गूंज रही थी, और इसका नेतृत्व है रामनारायण जी चौधरी के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसका नेतृत्व तो रामनारायण जी चौधरी के द्वारा किया गया था। इन्होंने तरुण राजस्थान में इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित की। इसके अलावा लंदन से एक अखबार निकलता था डेली हेराल्ड, इसके अंदर भी इन्होंने खबरें प्रकाशित की। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी इस सीकर किसान आंदोलन की आवाज उठाई गई थी। ये आप फोटो देख सकते हो, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, जहां पर आम लोग बैठते हैं। एक होता हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब जहां पर बड़े जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उच्च वर्ग है, वो बैठते हैं। तो यहां पर भी शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज उठाएगी। यहाँ का एक जो नेता था पैथिक, उन्होंने कहा था उठकर कि भैया देखो इस प्रकार से सीकर का सामंत है वो सीकर के किसानों को परेशान कर रहा है। ये मामला इंग्लैंड के अंदर भी उठा था क्या, भगवान जाने ये मामला कैसे गया था कैसे नहीं, किसी को कोई खबर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। जो अपने लंदन से अखबार निकल रहे हैं, लंदन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पर इस प्रकार की आवाजें उठाई जा रही है। रख लोगे ध्यान में। ओके, आगे है राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा 1931। किसानों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई सभा की तो स्थापना होगी। तो भरतपुर के ठाकुर देशराज ने किसानों को प्रेरित करने के लिए, किसानों को आपस में जोड़ने के लिए 1931 में एक सभा की स्थापना कर दी, जिसका नाम रखा राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा। ये अपने ठाकुर देशराज हैं, भरतपुर के हैं। इन्होंने किसानों को जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की। महासभा का काम यह था कि किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया जाए, इनको आपस में जोड़ा जाए। इस महासभा का पहला अधिवेशन होता 1933 में सीकर के पलथाना में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना भी। तो ये राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 स्थापना किसने की थी, ठाकुर देशराज ने की थी। ठाकुर देशराज कहाँ के थे, भरतपुर के थे। इन्होंने 1931 में इसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है। ठाकुर देशराज ने शेखावाटी के किसानों को किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 1933 में पलथाना में इस सभा का अधिवेशन किया गया और सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। भाई अगर मान लो अपन छोटी मोटी सभा करेंगे तो राजा को पता चल जाएगा, सामंत को पता चल जाएगा। तो ठाकुर देशराज ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा महायज्ञ करते हैं और महायज्ञ के द्वारा हम किसानों को जोड़ लेंगे। क्या तो सर महायज्ञ कब करेंगे, अगली बसंत पंचमी आ रही है 1934 में, उस दिन हम क्या करेंगे, जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे और सभी किसानों को एक साथ में जोड़ेंगे, यहाँ पर आहुतियां करेंगे, हवन करेंगे। क्या
तो बसंत पंचमी के दिन एक बड़ा सा महायज्ञ किया गया जिसमें खूब सारे किसान वो इकट्ठे हो जाते हैं। सीकर के सामंत कल्याण सिंह जी को इस बात का पता चलता है कि अगर किसान है वो एकजुट हो रहे हैं, उनमें एकजुटता दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें मान लेता हूँ क्या। तो 1935 में जाकर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, बस यही मैंने लिखा है भाई। तो बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। खूब सारे किसानों इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में इनकी बातें वो मान ली जाती है। फिर नीचे मैंने थोड़ा सा नोट लगाकर लिखा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भी। अखिल भारतीय जाट महासभा जिसकी स्थापना 1907 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, वो तो राजस्थान जाट महासभा है। ये पूरे भारत की जाट महासभा है, अखिल भारतीय जाट महासभा, जिसकी स्थापना 1907 में कहां पर हुई थी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। 1925 में इसका पहला दिवस हुआ था पुष्कर के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी महाराजा किशन सिंह जी ने। ये पूछा गया एग्जाम में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अखिल भारतीय जाट महासभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी जो अध्यक्षता है वो अपने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह है वो पुष्कर में जाकर अखिल भारतीय जाट महासभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपने किसान आंदोलन में जो छोटी मोटी घटना होती है उनको देख लेते हैं। जैसे भी किसान आंदोलन तो वैसे कंप्लीट है, लेकिन शेखावाटी किसान आंदोलन में जो भी छोटी मोटी घटनाएं हुई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कटरातल की घटनाओं को देखते हैं। देखिए कटरातल घटना क्या है सर, ये आपके सामने कटरातल कहां पर है, सीकर में है। यह आंदोलन होता 25 अप्रैल 1934 को। सियोट का एक ठाकुर था जिसका नाम था मान सिंह। इसने सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ में बुरा व्यवहार किया, महिलाओं के बारे में कुछ गलत बोल दिया। इसके विरोध में 10,000 जाट महिलाएं इकट्ठी हो गई, और ये ऐसी घटना थी जिसका नेतृत्व खुद महिलाओं ने किया था। ये बहुत बड़ी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। छोटी मोटी घटनाएं देख रहे हैं हम शेखावटी किसान आंदोलन की। सबसे पहले देख रहे हैं कटरातल सिक्कर आंदोलन कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को। सर हुआ क्यों था, क्या घटना थी। सियोट का ठाकुर था जिसका नाम था मान सिंह, इसने सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ में बुरा व्यवहार किया, इनके बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए, तो महिलाओं का अपमान हुआ। इसके विरोध में 10,000 जाट महिलाओं ने सम्मेलन किया। महिलाएं सम्मेलन कर रही हैं, खुद इसका नेतृत्व महिला कर रही हैं। बाकी हम देखते हैं कि महिलाओं की समस्या को हमेशा पुरुषों ने सुलझाया है। सती प्रथा महिलाओं की समस्या है, कानून बनाया राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह महिलाओं की समस्या है, कानून बनाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बाल विवाह ज्यादातर महिलाओं की समस्या है, कानून बनाया हरविलास सारदा। आज भी अगर महिलाओं के लिए कुछ गलत हो जाए ना तो हमारा नारा होता है महिलाओं के सम्मान में पुरुष सारे मैदान में। अगर कोई महिला सकुटी से गिर जाते हैं ना तो उसको उठाने के लिए 10 पुरुष भाग कर जाते हैं, उसकी सकुटी को खड़ा करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, घर तक और छोड़ कर आते हैं। क्योंकि हमारा हमेशा से नारा रहा है कि महिलाओं के सम्मान में पुरुष सारे मैदान में। अगर बेचारा पुरुष बाइक से गिर जाए तो बोलते हैं अच्छा पी के चला रहा था क्या, गाड़ी चलानी नहीं आती तेरे को क्या। तो महिलाओं को सम्मान दिलाने में पुरुष हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन कटरातल की घटना ऐसी थी जिसमें महिलाएं खुद के सम्मान के लिए आगे आई। इन्होंने कह दिया कि हमें पुरुषों की कोई जरूरत नहीं है। पुरुषों ने कहा कि नहीं नहीं हम आपका नेतृत्व करेंगे। बोली नहीं, हमारा अपमान हुआ है तो हम खुद इसका नेतृत्व करेंगे क्या। और इसके विरोध में इन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। उस समय आप सोचो 1934 में शेखावाटी की 10,000 जाट महिलाएं घर का काम काज छोड़कर आंदोलन के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। वहां पर शिक्षा का कितना बड़ा महत्व रहा होगा आप सोच सकते हो। 1934 के अंदर शेखावाटी में पढ़ने के लिए तो आज भी यानी कि बाहर से लोग आते हैं। ये जो बगड़ है पिलानी वाला क्षेत्र, इसमें हरियाणा पंजाब के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बाकी कुछ नहीं है, बगड़े गांव ही है। पिलानी को ज्यादा कोई बड़ा शहर थोड़ी गांव ही है। वहां पर बड़े बड़े आप शिक्षा के लिए देखो, पिलानी बहुत बड़ा नाम है। मेरे राजगढ़ तहसील से तो कितना है, 40 किलोमीटर कितना है पिलानी, छोटा सा पिलानी है। फिर भी यानी कि शिक्षा का सारा खेल है। जहां पर शिक्षा होगी वहां पर समाज को एक नई दिशा मिलेगी क्या। और हालांकि मुझे तो मेवाड़ में एक बड़ी बात अजीब सी लगती है। मैं जब यहाँ पर नौकरी करने ना तब मुझे पता चला कि यहाँ पर पता नहीं ऐसे कितने गांव हैं जिसमें आज तक एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। आज भी आप देखने को मिल जाओगे जब आप नौकरी करोगे, या फिर कभी आपका घूमना हुआ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अगर इस साइड में कभी आप घूमने के लिए आओगे तो आप खूब सारे ऐसे गांव देखोगे जहां पर आपको सुनने को मिलेगा यार हमारे गांव में एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति लगता है तो उसका बड़ा नाम होता है कि ये जो पहला व्यक्ति है हमारे गांव में सरकारी नौकरी में लगा है। हालांकि अब तो चलो थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ जागरूक हुए हैं और अभी सुनने को मिल जाता है कि सर पहला व्यक्ति गांव में सरकारी नौकरी के अंदर लगा है। अगर आप शिक्षित होगे तो आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होगे। इसलिए कटरातल में खुद महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर पढ़ाई से पहले भी नाता रहा था, आज भी नाता है। अगर आप कभी जैसे शेखावाटी क्षेत्र की बात कर ले, मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, वैसे ही बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी छोटी मोटी भर्ती आती है, जैसे मान लो राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई,
तो प्रत्येक गांव में आपको ऐसे सुनने को मिलेगा, यार अब की बार अपने गांव से कितने लगे, कितने लगे, ये नहीं कि पहला लगा दूसरा लगा, वो हमेशा कहते हैं कि कितने व्यक्ति लगे, 5 लगे, अब की बार तो 10 का सिलेक्शन हुआ है, और यार अब की बार तो गांव से 12 का सिलेक्शन हुआ है, हमेशा इसी प्रकार से सुनने को मिलेगा। ये अपने को थोड़ा सा मेवाड़ साइड में सुनने को मिलता है कि हमारे गांव से पहला व्यक्ति लगा, और जहां पर शिक्षा होती है वहां पर सुनने को मिलता है यार 10-12 लगे एक ही भर्ती के अंदर। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा शिक्षा के बारे में जागरूक रहा करो, और ये शिक्षा का ही क्षेत्र था, इसलिए महिलाएं खुद आगे आकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं, क्योंकि ये अपने अधिकारों के बारे में थोड़ी सी जागरूक थी भी। ठीक है, तो यहां पर जो नेतृत्व किया था वो क्या था, किशोरी देवी ने, ये हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, और जो भाषण दिया था ना बहुत ही शानदार सा भाषण, वो दिया था उत्तमा देवी ने, ये अपने ठाकुरे देशराज की पत्नी थी। ये आप किशोरी देवी की फोटो देख सकते हो। ओके, हाँ, किशोरी देवी का आप फोटो देख लो भी, इन्होंने कटरातल किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, पूछते कुछ नहीं है, सिंपल सा पूछेंगे, कटरातल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किशोरी देवी ने किया था। कटरातल किसान आंदोलन में ओजस्वी भाषण किसने दिया था, यहाँ के प्रमुख वक्ता कौन थी, उत्तमा देवी थी। ठीक है, जो अपने ठाकुर देशराज की पत्नी है। तो किशोरी देवी की फोटो आप सबके सामने है। ये जो इतिहास के आप फोटो देख रहे हो ना, ये कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे, बड़ी खंगाल खंगाल के मैं फोटो लाता हूँ। एक तो तुम इमेज करते आ रहे कि किशोरी देवी कौन होगी, किस प्रकार से दिखाई देती होगी, एक मैं तुम्हें ओरिजिनल फोटो दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको अपनी पढ़ाई पर ही देखने को मिलती हैं। चलो आगे, चलो अभी सर, खुडी घटना है, छोटी सी घटना है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 25 मार्च 1935 की बात है। खुडी गांव है सीकर में, वहां पर ठिकानेदार ने किसानों के विवाह की बारात को रोककर उनके साथ में अत्याचार किया। थोड़े दिनों के बाद में कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु होगी। नॉर्मल सी बात है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये छोटी मोटी घटना है। जैसे खुडी घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, कब हुई थी, 25 मार्च 1935 को। तो खुडी गांव है सीकर में, ठिकानेदार ने किसानों की शादी की बारात जा रही थी, उस बारात को रोका, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया। थोड़े दिन को बाद में कैप्टन वेब ने गोलियां चला दी, ये आपके सामने कैप्टन वेब है, और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जिसमें 4 किसानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ, चलो आगे। ओके सर, आगे है कुदन हत्याकांड। कुदन हत्याकांड कब हुआ था, 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1935 में कैप्टन वेब ने किसानों से कर वसूलना चाहा, टैक्स वसूलना चाहा भाई। ये कैप्टन वेब देख सकते हो आप, 25 अप्रैल 1935 को। हाँ बताओ, आ जाएगी रे भाई। और बताओ, कुछ पूछना हो तो। चलूं आगे, कुदन हत्याकांड के बारे में चर्चा करें। 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये क्या था सर, ये आपके सामने कैप्टन वेब दिख रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं किसानों से कर वसूलूंगा, टैक्स वसूलूंगा। यहाँ की एक महिला नेता थी जिसका नाम था दापू देवी, जिसे दापी दादी भी बोलते हैं। दापू देवी ने कहा कि अच्छा किस प्रकार से कर वसूलेगा भाई, हम तुम्हें कोई टैक्स नहीं देंगे। हमारे सीकर के सामंत कल्याण सिंह जी के साथ में समझौता हुआ है, उन्होंने हमारी सारी की सारी बातें मान ली हैं और हमारे सारे के सारे कर माफ कर दिए हैं। कैप्टन वेब नाराज हो गया और इसने किसानों के ऊपर गोलियां चला दी। इसके अंदर भी 4 जाट किसाने मारे जाते हैं। बस ये थोड़ी सी आपको घटना ध्यान रखनी है कि किस किसान आंदोलन से संबंधित है, कब हुई थी। ये सिंपल सा एग्जाम में पूछेगा, बाकी ज्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं पूछेगा। यह मामला भी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था। ठीक है, कुदन हत्याकांड बड़ो भी। तो कुदन सीकर किसान आंदोलन की प्रमुख महिला नेता कौन थी, दापू देवी थी। दापू देवी बोलते हैं, दापी दादी भी इनको बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी आज दापू देवी है, दापी दादी है। कुदन हत्याकांड से संबंधित है। आगे चलता हूं, अब छोटी मोटी घटनाएं हैं। झुंझुनू किसान आंदोलन, इसमें कोई ज्यादा इतनी बात नहीं है। 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी झुंझुनू के अंदर आते हैं और अखिल भारतीय जाट सम्मेलन इनके आतिथ्य में होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल सी बात है। 1925 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, इनके मुख्य आतिथ्य में झुंझुनू के अंदर अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था। आगे है चिड़ावा किसान आंदोलन भी। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिनको चिड़ावा का गांधी कहते हैं, इन्होंने चिड़ावा के अंदर अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। ये आपके सामने है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इनको क्या कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। पहले चिरवा सेवा समिति गठित की गई थी। इसका उद्देश्य था यार, जब अकाल पड़ेगा, कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा आ जाएगा ना, तो हम गरीबों की मदद करेंगे, इसलिए चिरवा सेवा समिति की स्थापना की गई। बाद में ये राजनीतिक बातें करने लगे, राजनीति वाली बातें, और इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना कर दी। ठीक है, तो अमर सेवा समिति
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। ध्यान रखना, अमर सेवा समिति की स्थापना शेखावाटी में राजनीतिक चेतना का संचार करने के लिए की गई थी, कि लोगों में राजनीतिक चेतना आई। और ये जो अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हैं, ये महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जाते हैं, असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं, इसलिए लोग इनको चिड़ावा का गांधी कहने लगे। भी चिड़ावा छोटा सा क्षेत्र है, कोई ज्यादा बड़ा कस्बा तो है नहीं, तो चिड़ावा छोटा सा ही है। तो अब मान लो कि चिड़ावा का कोई व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ में जाएगा, तो चिड़ावा के लोग क्या कहेंगे, ये हमारे गांधी जी हैं क्या, नॉर्मल सी बात है। तो मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता को क्या कहने लगे, चिड़ावा का गांधी कहने लगे। ठीक है, तो लोग बोलने लगे भी चिड़ावा के गांधी हैं, चिड़ावा के गांधी हैं, क्यों, क्योंकि गांधी जी के साथ में रह रहे हैं, असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। फिर आगे मैंने नीचे नोट लगाकर लिखा है, 1918 में शेखावाटी में चिरवा सेवा समिति गठित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था अकाल पड़े, प्राकृतिक आपदाएं, उसमें गरीबों की मदद करनी है, उनको मदद पहुंचानी है। असहयोग आंदोलन के दौरान चिड़ावा सेवा समिति ने सरकारी दमन अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। रख लो कि थोड़ा बहुत ध्यान रखना है भैया। तो ये समितियों की स्थापना की गई थी लोगों में राजनीतिक चेतना की जागृति लाने के लिए, पहले इसलिए स्थापना की गई ताकि जब यानी हमारे क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई सूखा अकाल पड़ जाए तो हमें गरीबों की मदद करनी है। कर लोगे। इसके अलावा तुम्हें यह भी ध्यान रखना कि शेखावाटी के अंदर 5 ठिकाने हुआ करते थे जिनको पंचपाणे कहते हैं। ये जयन में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि शेखावाटी के पंचपाणे में कौन सा ठिकाना शामिल है, कौन सा ठिकाना शामिल नहीं है। तो ये पंचपाणे जरूर ध्यान रखना। 5 ठिकाने हैं जिनको हम पंचपाणे कहते हैं। नवलगढ़ है, डूंडलोद है, मंडावा है, मलसीसर है, बिसाऊ है, पास पास में ही है। शेखावाटी के 5 ठिकाने हैं जिनको हम पंचपाणे कहते हैं। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड कई बार सवाल पूछ लेती है कि निम्न में से शेखावाटी का कौन सा ठिकाना पंचपाणों में शामिल नहीं है। पंचपाणे मतलब 5 ठिकाने हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा नाम है वो आपको ध्यान रखना है। आगे है भाई साहब जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये हुआ था 21 जून 1934 को। देखो जयसिंहपुरा झुंझुनू के अंदर है और ये पहला हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों की हत्या करने वालों को सजा मिल जाए। डूंडलोद ठाकुर का एक भाई था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। ठीक है, डूंडलोद ठाकुर था और डूंडलोद ठाकुर के भाई का नाम था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में हल चला रहे किसानों के ऊपर गोलियां चला दी और इसमें कहते हैं कई सारे किसान है वो मारे जाते हैं। किसानों ने इसका विरोध किया कि हम तो अपनी फसल को बा रहे थे, फसल को चला रहे थे और जागीरदार के भाई ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं। तो पूरी जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस बनाया गया, तब जाकर ईश्वरी सिंह को सजा होती है। ये ऐसा पहला मामला था। बाकी किसानों की हत्या करने वाले को आज तक कभी सजा नहीं हुई थी। जयसिंहपुरा हत्याकांड ऐसा पहला हत्याकांड था जिसमें अगर किसी ने किसानों की हत्या की है तो उसको सजा दी गई थी। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डूंडलोद ठाकुर का भाई था ईश्वरी सिंह। जयसिंहपुरा गांव है, वहां पर किसान है वो बेचारे हल चला रहे थे, इसने किसानों के ऊपर गोलियां चला दी जिसमें कई किसान मारे जाते हैं। किसानों ने विरोध किया और पूरी जयपुर रियासत में इन्होंने जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया 21 जून 1934 को। सरकार थोड़ी सी जाग गई, किसान एकजुट हैं, तो किसान सरकार ने क्या किया कि भाई हम ईश्वरी सिंह को सजा देते हैं। तो जयपुर राज्य में पहली बार किसानों के हत्यारों को सजा दी गई थी। ओके, आगे देखते हैं शेखावाटी जकात आंदोलन 1939। ये अपने पंडित नरोत्तम लाल जोशी की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हाँ, हिस्ट्री की आने वाली है, 2 दिनों बाद में आपको हिस्ट्री की किताब मिल जाएगी। ज्योग्राफी की भी छपाई चल रही, ज्योग्राफी की नहीं कल्चर की छपाई चल रही है और ज्योग्राफी भी जाने वाली 3-4 दिन में, थोड़ा सा वेट और कर लो। ओके, चलो आगे। अब शेखावाटी जकात आंदोलन 1939। जकात, जकात का मतलब कोई जानता है क्या? जैसे जकात उसको बोलते हैं कि अगर कोई सिक्कर का व्यक्ति बाहर से खेती बाड़ी का सामान खरीद कर लाएगा ना, या फिर अपनी फसल को बाहर बेचेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, इसे बोलते हैं जकात। सर समझे नहीं? जैसे मान लो कि मैं सिक्कर का हूं भाई और मैं जयपुर जाता हूं और वहां से बीज लेकर आता हूं, कभी मैं तो जयपुर से बीज लाकर फिर अपनी फसल बोऊंगा क्या, तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। या मैं अपनी फसल को लेकर जयपुर बेचकर आता हूं या बीकानेर बेचकर आऊं, सिक्कर से बाहर जाकर अगर मैं अपनी फसल को बेचता हूं तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इसे बोलते जैसे मान लो कि क्या बोलते जकात। मेरे बाजरा हुआ, मैं अपने बाजरे की फसल को लेकर सिक्कर से बाहर चला गया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो इस टैक्स के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था उसे बोलते हैं शेखावाटी जकात आंदोलन। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। पंडित नरोत्तम लाल जोशी बड़े नेता हुए हैं, झुंझुनू के पहले एमएलए थे और बाद में राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे पॉलिटी में आ जाएगा। नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में बाद में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जाकर समाप्त होता है। ये छोटी मोटी घटनाएं चलती रही थी,
लेकिन बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से 1947 में जाकर ये पूरा का पूरा शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है भाई। बाद में जाकर समाप्त हुआ था 1947 में। छोटी मोटी घटनाएं बाद में भी चलती रही थी। ओके, फिर 1947 में आजादी हो गए थे हम। तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इस आंदोलन का समापन हो जाता है, शेखावाटी किसान आंदोलन। अब देखो इसमें तो छोटे मोटे पॉइंट है ना, जैसे कूदन हत्याकांड है, कठरातल सभा है, ये छोटे मोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहां से एग्जामिनर सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं आगे चलता हूं बीकानेर किसान आंदोलन की तरफ, क्योंकि अब ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर में सबसे पहले 1937 के अंदर उदरासर के किसानों ने आवाज उठाई। 1937 में पहली बार बीकानेर रियासत में किसानों ने आवाज उठाई थी, और इनका जो नेता था उसका नाम था जीवन चौधरी। जीवन चौधरी ने कहा कि देखो भाई, हमें भी बीकानेर रियासत में आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो जागीरदार है, वो भी हमसे ज्यादा टैक्स वसूली कर रहे हैं। तो 1937 में पहली बार उदरासर, ये आपके सामने उदरासर की फोटो नहीं है तो दुधवा खरा की है, अभी मैं ये आगे बताऊंगा। तो उदरासर गांव है, तो उदरासर के किसानों ने पहली बार लाग बाग के खिलाफ आवाज उठाई थी, और इनका नेता कौन था? जीवन चौधरी था। आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बीकानेर किसान आंदोलन में सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? लाग बाग के खिलाफ उदरासर के किसानों ने। इनका नेता कौन था? जीवन चौधरी था। आगे बात करते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से मेवाड़ रियासत में बिजोलिया किसान आंदोलन फेमस है, उसी प्रकार से बीकानेर रियासत में दूधवा खारा किसान आंदोलन भी फेमस है। यहाँ का नेता था चौधरी हनुमान सिंह, जिसने ठाकुर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो दूधवा खारा गांव पहले बीकानेर रियासत में आता था। क्यों? क्योंकि वर्तमान में चूरू जिले में है, और जो हमारा चूरू जिला है वो बीकानेर रियासत में आता था। ठीक है, तो आप दूधवा खारा देख सकते हो। फिर भी अगर तुमने नहीं देखा दूधवा खारा गांव, तो मेरे पास में आ जाना। मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है दूधवा खारा। ओके, तो दूधवा खारा गांव बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में चूरू जिले के अंदर है। आंदोलन का कारण क्या था? वही सामंतों के अत्याचार, सामंतों का शोषण, जमीन के ऊपर टैक्स बढ़ा देना, इसीलिए किसान आंदोलन करेंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूछ लेते हैं दूधवा खारा जो गांव है वो कहां पर था, किस रियासत से जुड़ा हुआ था? तो बीकानेर रियासत से जुड़ा हुआ था। पहले चूरू के अंदर ही आता है भाई दूधवा खारा। तो पहले जो चूरू वाला क्षेत्र था ये बीकानेर रियासत के नीचे था भाई। तो यहाँ का किसान जो नेता था उसका नाम था हनुमान सिंह। इसने ठाकुर के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे इसके खिलाफ पहली बार आवाज उठाई थी। यह आपके सामने चौधरी हनुमान सिंह जी बुडानिया हैं, जिनकी आप फोटो देख सकते हो। तो किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह ने ठाकुर के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। आगे देखेंगे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व के अंदर भी बीकानेर में आंदोलन हुआ था। देखो बीकानेर के किसान भी जागीरदारों के अत्याचारों से परेशान थे। छोटे मोटे अत्याचार हर जगह होते रहते थे। चूरू की राजगढ़ तहसील है, वहां पर चौधरी कुंभाराम के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सभा होती है। छोटी मोटी बातें बता रहा हूं, जिसमें जागीरदार के अत्याचारों की निंदा की गई। सरकार ने हालांकि किसानों की समस्या पर विचार करने के लिए 5 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसी प्रकार से रायसिंह नगर है अनूपगढ़ गंगानगर में, यहाँ पर जागीरदार के अत्याचारों के विरोध में बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसानों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। भाई हर जगह छोटा मोटा जागीरदारों के खिलाफ विरोध था। तो ये क्या है? रायसिंह नगर के अनूपगढ़ के अंदर गंगानगर में, यहां पर किसान है वो जागीरदार के खिलाफ क्या कर रहे थे? जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस ने कहा कि देखो ये जुलूस को रोक दो, आगे हम इस जुलूस को नहीं जाने देंगे। क्या पुलिस ने गोलियां चलाई तो एक किसान थे जिनका नाम था बिरबल सिंह, ये किसान है वो शहीद हो जाते हैं। तो किसानों ने कहा कि यार हमारा एक किसान है वो शहीद हो गया, इसके विरोध में हम क्या मनाएंगे? बिरबल दिवस मनाएंगे क्या? तो 17 जुलाई 1946 को पूरे बीकानेर राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया था। कर लोगे ध्यान में? नॉर्मल से बातें हैं, बाकी वैसे कंप्लीट हो चुका है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन क्या था सर? 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर अनूपगढ़ गंगानगर में है, यहां पर किसान वो जुलूस निकाल रहे थे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें एक किसान है वो मारे जाते हैं, जिनका नाम था अमर शहीद बिरबल सिंह जी जीनगर। ये आप बिरबल सिंह जी की फोटो देख सकते हो। तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बिरबल दिवस है वो किस रियासत के अंदर बनाया गया था? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, बीकानेर रियासत में बनाया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी अपने को ये ध्यान रखना है बिरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है, किस किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर मैंने नीचे लिखे देखो बीकानेर किसान आंदोलन के कौन कौन से नेता थे, जैसे चौधरी कुंभाराम है, नरसाराम है, हनुमान सिंह है, ये बड़े नेता थे। इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा नेता बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है या कौन सा नहीं है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। कांगड़ कांड की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपके सामने कांगड़ रहा भी।
ये बीकानेर रियासत आंदोलन की अंतिम घटना थी। इसके बाद में बीकानेर किसान आंदोलन नहीं हुआ था। मतलब ये अंतिम घटना थी, अक्टूबर 1946 के आसपास हुई थी और 1947 में तो आजादी हो गई थी फिर। तो अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय, अकाल भयंकर पड़ा था। कहते हैं कि उस समय कांगड़ के जागीरदार ने कहा कि मैं तो किसानों से पूरा का पूरा टैक्स वसूलूंगा। क्या किसानों ने कहा कि देखो अब की बार अकाल है, हमारे फसल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई है, तो थोड़ा सा हमें कर में छूट दी जाए। क्या जागीरदार ने कहा कि नहीं, कर तो आपको पूरा देना पड़ेगा। क्या किसान बोलेगा ठीक है, जागीरदार नहीं सुनेगा तो राजा सुनेगा। क्या तो बीकानेर राजा के पास में शिकायत करने के लिए कांगड़ के सारे किसान पहुंच जाते हैं। पीछे जागीरदार था जिसका नाम था ठाकुर गोप सिंह। ये बड़ा क्रोधित हुआ यार कि मेरी शिकायत करने के लिए कांगड़ के सारे किसान है वो बीकानेर महाराजा के पास में चले गए। क्या तो इसने क्या किया, पीछे से जो भी पुरुष थे, बच्चे थे, महिला थे, इनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया, मतलब बुरा व्यवहार किया था। इनके साथ में थोड़ी सी गाली गलौज कर दी थी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि कांगड़ कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। बाकी इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं पूछेंगे। ओके, तो ये बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है। ये आपके कांगड़ कहां पर है? रतनगढ़ चूरू के अंदर है। तो अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय कांगड़ जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान लेना चाहा, जिसकी शिकायत करने के लिए सारे के सारे किसान बीकानेर महाराजा के पास में पहुंच जाते हैं। ये वो सारे के सारे कांगड़ के कार्यकर्ता थे, जो किसान थे, जो शिकायत करने के लिए बीकानेर महाराजा के पास में गए थे। जागीरदार ठाकुर गोप सिंह ने क्रोधित होकर पुरुष, महिला, बच्चों के साथ में क्या किया था? अमानवीय व्यवहार किया था। चलो आगे। ओके, अब पढ़ता हूं मैं तोल आंदोलन के बारे में, मतलब मारवाड़ किसान आंदोलन। अब मारवाड़ के अंदर भी छोटी मोटी घटना होती हैं, वो अपन देख लेते हैं। और ये अपना फिर अंतिम किसान आंदोलन है भाई। मारवाड़ किसान आंदोलन में कौन सी छोटी छोटी घटना होती हैं? सबसे पहले तोल आंदोलन। सर ये क्या है भाई? तोल, तोल तो समझ गए होगे आप। तोल ना, ताखड़ी तो जानता होगा, ताखड़ी बाटे। सर कौन नहीं समझा? मैं ये तो देखा होगा इस प्रकार का तोलने वाला। तो यही है बस तोल आंदोलन। 1920 के आसपास मारवाड़ सरकार ने 100 तोल का एक शेर कर दिया। सर समझे नहीं? ये देख रहे हो आप, एक शेर मतलब एक प्रकार का ये माप है भाई, एक प्रकार का बाट है। ये था एक शेर। जैसे मैं आज तुम्हें कह दूं कि 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं, 1200 ग्राम होंगे। क्या आज 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? सर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। और तुम मेरे पास में फसल लेकर आते हो, लो बेका मैं 1 किलो बाजरी लेकर आया हूं और मुझे इसके पैसे दे दो। क्या मैं कह दूं नहीं, क्या 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं होंगे, 1 किलो में 1200 ग्राम होंगे। क्या और मैं तो 1200 ग्राम तोल कर फिर तुम्हें एक शेर का पैसा दूंगा। क्या तो ये था तोल आंदोलन। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इस प्रकार की घोषणा जब मारवाड़ सरकार ने की कि मारवाड़ में 100 तोल का एक शेर होगा। क्या तो मारवाड़ की जनता ने इसका विरोध किया, कह रहे तो बहुत ज्यादा है। क्या भाई का हम फसल देने जाएंगे और यानी क्या एक शेर 100 तोल के बराबर। तो जनता ने कहा नहीं, इसको कम करो। क्या इसको 80 तोल का करो। क्या इस बात को लेकर चांदमल सुराणा के नेतृत्व में आंदोलन होता है। मारवाड़ सरकार को जनता की बातें माननी पड़ती है और जनता का यह तोल आंदोलन सफल हो जाता है। क्या पूछेंगे सर? सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, तोल आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बस इतना ही पूछेंगे। तो ये मारवाड़ रियासत से संबंधित है, ये आपका तोल आंदोलन है। 1920-21 में मारवाड़ सरकार ने 100 तोल का एक शेर कर दिया भाई। ठीक है, यह आपका भी एक शेर देख लो। इस प्रकार का बाट हुआ करता था जिसमें 100 तोल हुआ करते थे, इसको बोलते थे शेर। तो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में आंदोलन होता है और ये कहते हैं कि नहीं, इसे 80 तोल का करो, 80 तोल का एक शेर करो। तो बाद में मारवाड़ सरकार ने किसानों की बातें मान ली। ये छोटी सी घटना है। सिंपल सा पूछेंगे, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में तोल आंदोलन होता है। ओके, बाकी ज्यादा अपने कुछ ध्यान नहीं रखना, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे है मादा पशुओं का निष्कासन। सर ये क्या है? पहले ये हुआ करता था कि मारवाड़ में जो भी पशु है ना, वो केवल मारवाड़ के अंदर ही रहेंगे, आप इनको बाहर जाकर नहीं बेच सकते। जैसे आपके पास में गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी आपके पास में पशु है, वो केवल मारवाड़ के क्षेत्र में रहेंगे, आप इनको बाहर जाकर नहीं बेचोगे। क्या लेकिन फिर मारवाड़ सरकार ने कहा कि जो भी आपके पास में मादा पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, आप इनको मारवाड़ से बाहर जाकर बेच सकते हो। जब मादा पशु मारवाड़ से बाहर चले जाएंगे तो किसानों को दूध, दही, घी कहां से मिलेगा? इसका व्यापार ही बंद हो जाएगा। इस बात से नाराज होकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, जब मारवाड़ में गाय भैंस नहीं रहेंगी तो हमें नर पशु, सांड है, जोटा, इनको रखकर क्या करेंगे भाई?
नर पशुओं का अकेले अकेले मन भी नहीं लगेगा, और आप तो सारे के सारे मादा पशुओं को मारवाड़ से बाहर निकाल रहे हो क्या। तो किसानों ने आंदोलन किया कि जो पशु हैं इनको मारवाड़ के अंदर ही रहने दो, ताकि मारवाड़ के अंदर दूध है, घी है, इसकी आपूर्ति बराबर होती रहेगी। तो सरकार ने किसानों की बात मान ली और मादा पशु के बाहर भेजने पर वापस से रोक लगा दी। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यह जो आंदोलन हुआ था जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ था। मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये मैं सारी की सारी सभा पढ़ाऊंगा, तो मैं राजनीतिक सभा बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अपना अलग से टॉपिक है। तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं को राज्य से बाहर भेजने पर आंदोलन किया, जिससे मादा पशुओं के निष्कासन के ऊपर बाद में रोक लगा दी गई। आप इनको बाहर नहीं भेजोगे, ये सारे के सारे पशु मारवाड़ के अंदर ही रहेंगे भाई। चलो आगे। ये वैसे बात बलदेवराम मिर्गा में पढ़ाऊंगा, प्रमुख क्रांतिकारियों में उसके अंदर भी आ जाएगी। एक छोटी सी बात है कि 1941 को बलदेवराम मिर्गा ने जोधपुर के अंदर मारवाड़ किसान सभा संगठन की घोषणा की थी और इसका अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा को बनाया था। तो वहां पर मैं और भी ज्यादा विस्तार से बता दूंगा इनके बारे में, वैसे अपने आ जाएगा ये। ओके। चंडावल कांड है सोजत पाली में 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंडावल गांव में सम्मेलन बुलाया। छोटे मोटे सम्मेलन हो रहे थे। तो चंडावल है सोजत पाली के अंदर, यहाँ पर सम्मेलन हो रहा था। तो जागीरदार ने कहा कि यहाँ पर कोई भी सम्मेलन नहीं होगा क्या, मेरे क्षेत्र में कोई सम्मेलन नहीं होगा। किसानों ने कहा हम तो यहीं पर सम्मेलन करेंगे क्या, तुम्हारा जो मन करे वो कर लो क्या। तो जागीरदार ने कार्यकर्ताओं से हमला करवा दिया, लाठी है, भाले हैं, इनसे हमला कराया गया और बाद में इस हमले की महात्मा गांधी ने निंदा की थी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। चंडावल कांड कब हुआ था? 28 मार्च 1942 को हुआ था। किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़ रियासत से संबंधित है। मारवाड़ लोक परिषद जिसकी स्थापना 1938 में होती है। इसके कार्यकर्ताओं ने चंडावल गांव में सम्मेलन बुलाया था। जागीरदार ने कहा कि मेरे क्षेत्र में कोई भी सम्मेलन नहीं होगा। तो जागीरदार ने क्या किया, लाठी और भालों से किसानों के ऊपर हमला करा दिया। महात्मा गांधी ने बाद में इस हमले की क्या की थी, निंदा की थी। और अंतिम अपन देख लेते हैं डाबड़ा कांड, जो डीडवाना के अंदर 13 मार्च 1947 को, आजादी से थोड़े से दिन पहले यह घटना हो जाती है। ये अपनी लास्ट घटना है किसान आंदोलन की। डाबड़ा गांव की किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद ने एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया था और इसके जो मुख्य आयोजक थे वो थे मथुरदास माथुर। इनको बुलाया गया भाई, कभी आप यानी कि किसानों की सभा का आयोजन करोगे क्या, तो मथुरदास माथुर को बुलाया गया। यहां पर भी जागीरदार के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कहते हैं कि 12 किसान है वो शहीद हो जाते हैं। प्रमुख है जैसे चौधरी पन्नाराम है, नंदराम है, चुनीलाल शर्मा है, ऐसे 12 किसान है वो शहीद हो जाते हैं। तो डाबड़ा कांड के ऊपर मथुरादास माथुर का एक बड़ा शानदार सा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि देखो मैं आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन से जुड़ा हूं क्या, मतलब मेरा तो जीवन है ना वो आधा जीवन राजनीति से संबंधित ही है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे सबसे अधिक जो बुरी घटना लगती है ना वो डाबड़ा के लगती है, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। ओके।